झाबुआ से समस्या तो अन्नदूत में अनगिनत है, सब जगह अलग अलग समस्या है। अभी हमारे यहाँ हमारी यूनियन ने हमारा बजाई उनके सपोर्ट में, फिर क्या हो रहा है कि कांग्रेस के नेता लोग वो आ जाते हैं उनके सपोर्ट में, अब वो सब उनके आदमी है तो मजबूरी में गाड़ी चलाना पड़ रही है। और हम जिस बेल्ट से आए वो बेल्ट गाड़ियाँ चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। अधिकारी अलग परेशान करते हैं, वो लोग अलग परेशान करते। तो आज ये जो नरेंद्र मीना ने जो सम्मेलन रखा बहुत अच्छा है। इसी पहल कम से कम कोई ना कोई तो रास्ता निकलेगा, क्योंकि एक से एक मिलेंगे तो भगवान मालिक है और अपन सब आंखें बंद करके गए हैं, कुछ नहीं कर पाए। तो इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र भैया को, क्या रखने को सभी को सबका सहयोग लेकर के और भोपाल के हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं उनका भी बहुत अच्छा सहयोग रहा है, जो कि सबको एक साथ मीटिंग करके और जोड़ना चाहा। सभी का सहयोग बहुत सराहनीय रहा है, व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। और आगे भी अपन यही उम्मीद करते हैं कि अभी जो लोग छूटे हुए हैं वे सभी एकत्र हों, एक दूसरे के कांटेक्ट में रहें, क्योंकि बिना संगठन के कोई शक्ति नहीं होती। यदि आपको मजबूती के साथ कोई काम करना है तो संगठन बहुत जरूरी है। रही बात कुछ लोग अपन लोगों में से भी कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव सोच के होते हैं, तो सभी को अपन को पॉजिटिव लोगों को लेकर चलना है, नेगेटिव को नजरअंदाज करके चलना है। एक दूसरे का सहयोग होना बहुत जरूरी है। जो भी समस्याएं हैं एकजुट होकर के सभी अपन लोग बैठ करके बात करें, अधिकारियों को समक्ष रखें और उनको हल कराने का पूरी तरह प्रयास किया जाए, ताकि कम से कम हम लोग के बाकायदे हमने लेटर निकलवाया और भोपाल आरएन को कंप्लेंट की। परिणाम ये हुआ 3 महीने बाद गाड़ी बहाल हुई, 3 महीने का इकट्ठा परिवहन किया गया था। फिर जबकि अपना 25 तारीख को परिवहन हो चुका था, अप्रैल या शायद मई का, इसके बाद भी कहीं का व्यापार प्रभावित बंद कर दिया था, केवल रेगुलर आता था। आप लोगों के भी आता होगा शायद। तो हमने जनवरी में कराया, माल पहुंचता था 5-6 तारीख तक, लेकिन आम रिकॉर्ड को माना जाता था 30 तारीख के अंदर। अपनी गलती नहीं है उसमें, तो अधिकारी की गलती है भाई। 2 बार 3 बार गाड़ी जाती है एक ही दुकान में, तो गलतियाँ 100% उनकी है। इसके बाद भी हमने आक्रामक तरीके से पावर का दुरुपयोग किया। तो ये सब बातें हैं, अधिकारियों का ये सहयोगात्मक होना चाहिए। यदि समस्या है तो समस्या हल होना चाहिए, ये नहीं कि आप पावर का दुरुपयोग करके। टकराव हुआ तो मैंने सत्येंद्र जी के साथ में उस विषय को रखा, उनसे उनकी सलाह ली और उन्होंने मुझे बड़ा ही मार्गदर्शन दिया। उसी का आज ये फल है कि हम मुख्यमंत्री अनुसूची योजना के परिवहनकर्ता इस प्रांगण में एकत्रित हुए हैं। साथियों, शायद किसी कार्य के लिए कोई एक व्यक्ति कदम आगे बढ़ाता है, जैसे कि इस देश की आजादी के लिए भी वर्ष 1857 में मंगल पांडे द्वारा शायद उस समय इतनी परिपक्वता इस देश के मस्तिष्क में नहीं थी कि हम अंग्रेजों से लड़ पाए। लेकिन चूंकि इतिहास गवाह है कि बड़ी से बड़ी आग को अगर लगना है तो पहले एक चिंगारी की आवश्यकता पड़ती है। उसी चिंगारी के रूप में उन्होंने एक क्रांति की शुरुआत की थी, जिसके फलस्वरूप 1947 में हमारा देश उस गुलामी से आज़ाद हुआ। हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं अपने मन के अंदर ऐसे विचारों को उद्बोधित करना चाहिए, जिससे वो अगर कोई ऐसी व्यवस्था है जो हमारे अधिकारी को छीनने का प्रयास करे तो हम उसके विपरीत दिशा में खड़े होकर उस व्यवस्था को परिवर्तित करने का साहस ला सकें। ऐसे ही शायद उनके प्रयासों में कोई कमी रही होगी तो वो उतने सफल नहीं हो पाए, लेकिन चूंकि आज हम लोगों की एकता का प्रतीक है कि आज हम इस स्थान पर बैठकर और आज ये कार्यक्रम कर पा रहे हैं। अब मैं उनके बाद जो भी हमारे अगले परिवर्तनकर्ता हैं अगले जिले से, उनसे कहूँगा कि वो खड़े होकर अपनी बात रखें। श्री राम। मैं रविंद्र कुमार
आगर मालवा डिस्ट्रिक्ट से। हमारे आगर जिले में 7 परिवहन करता है, जिसमें से हम 5 यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, 2 किसी कारणवश यहाँ नहीं आ सके। हमारे आगर जिले में परिवहन का कार्य पूरे मध्य प्रदेश में सबसे पहले स्थान पर रहता है, मतलब सभी दुकानों पे माल 30 तारीख के पहले पहुँचा जाता है। हमारे यहाँ हमारे अधिकारियों का, नान के अधिकारियों का, MPWC के अधिकारियों का, सभी का अच्छा सहयोग है, तो हमारा काम व्यवस्थित चल रहा है। और हमारे जो परिवहन करता है वो कभी किसी अधिकारी के दबाव में काम नहीं करता है, नियम के तहत चलते हैं, तो हमें कोई कंडिका के तहत आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो एग्रीमेंट की कंडिका में तो ये भी लिखा हुआ कि 65 रुपये क्विंटल के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। आपको मिल रहा है क्या पैसा? नहीं मिल रहा है। दूसरी बात, समय से आवंटन का उठाव करना है। हमें आवंटन का उठाव के लिए बोला जाता है 20 तारीख को आवंटन देते हैं, तो 10 दिन में कोई परिवहन करता आवंटन नहीं डाल पाता है। तो आप ये बात भी रखो उनके सामने कि आपका आवंटन अगर समय समय मिल जाए, 5 तारीख को मिल जाए, या पैसा पहले मुझसे एक बार में आ जाता था। अब MDM ICDS का अंतर हमारी राशि नहीं है, नवंबर महीने का पैसा हमको मिला है। तो कुल मिला के बात ये है कि सभी सामंजस्य बिठा के चलोगे तो हमारा आगर जिले में तो बहुत अच्छा काम करता है। हमें कोई मतलब दिक्कत नहीं, मात्र दिक्कत है तो पैसे की, हमें समय से पैसा नहीं मिल पा रहा। धन्यवाद। जिससे आने वाले समय में हम लोग और एकजुटता के साथ इस क्षेत्र में कार्य कर सकें। मैं अभी यहाँ से जिलों के नाम बोलता जाऊंगा, जो जिले उपलब्ध हों, जिले की समस्याएं सुन सके, उस जिले को कुछ जानकारी उपलब्ध करवा सके। ऐसी स्थिति के लिए हमें कम से कम एक जिले से किसी एक व्यक्ति का मोबाइल नंबर उपलब्ध हमारे पास में होना चाहिए। चूंकि इस कार्यक्रम को लेके लगभग पिछले 1 साल से व्हाट्सएप ग्रुपों में काफी चर्चा चलती रही कि हमें प्रदेश स्तर पर एक कार्यक्रम करना चाहिए। और मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि भोपाल में किसी भी प्रकार से ट्रांसपोर्टर्स को बुलाना के मैं पूर्ण रूप से खिलाफ था। ये बात आपको अजीब लग सकती है, लेकिन मैं जो भी कहता हूँ उसके पीछे मेरे पास में तथ्य होते हैं। स्पष्ट रूप से जो आपको अभी दिख रहा होगा कि हमारी संख्या उतनी नहीं पहुंची है जितनी होना चाहिए थी। पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 895 परिवहनकर्ता इस समय इस विभाग में, इस योजना में कार्यरत है। लेकिन अगर हम व्हाट्सएप ग्रुप की ही संख्या देखें तो लगभग हमारे पास में 400 के आसपास, 450 के आसपास संख्या उपलब्ध है। उसमें भी कुछ लोग केवल नाम मात्र के लिए उस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उनकी कोई सहभागिता या किसी भी प्रकार की संगठन को लेके रुचि नहीं दिखाई देती। हो सकता है उसके कारण कुछ भी हो सकते हैं, विभागीय दबाव भी हो सकता है। इस मंच से कुछ कड़वे वचन बोलूं, उसके लिए मैं आपसे पहले ही क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन जो बात बोलने की होगी मैं उसको बोलने में नहीं हिचकूंगा। व्हाट्सएप पे मैसेज करके ग्रुप में लिखना कार्यक्रम होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो भाई मैं आपसे स्पष्ट कहता हूँ कि ये मेरे घर का काम नहीं है, ना ही हमारे भोपाल जिले के किसी और परिवहनकर्ता के घर का काम है। अगर आपको संगठन बनाना है, उसका विचार आपके मन में है, तो उसके लिए आपको काम करना होगा, तभी संगठन बनेगा। सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज डालने से संगठन नहीं बनता, उसके लिए आपके पास विचार होना चाहिए और उस विचार को क्रियान्वित करने की शक्ति होना चाहिए। और उन विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए जो हमको मेहनत करनी है, उस मेहनत को करने के लिए आपके अंदर इच्छा शक्ति होना चाहिए। डाल देना कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, क्या ऐसा बोलने से होता है क्या? आप बताइए, सिर्फ बोल देने से हो जाता है क्या? उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हमारे कमलेश जी पीछे मुस्कुरा रहे हैं, मेरी बात सुनकर वो जानते होंगे मेरे दिल का दर्द, और मैं उनके दिल का दर्द समझ सकता हूँ, क्योंकि हमने 10 बार ग्रुप में सूची लिखकर डाली कि जिलों से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, कृपया कर
जिस जिले के आस हैं उनमें से 2-4 को छोड़ के मैं बाकी लोगों से बात कर रहा हूँ। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आप खुद अपने मन में विचार करना कि वाकई में इस संगठन को बनाने के लिए आपने व्यक्तिगत रूप से कितना प्रयास किया या सामूहिक रूप से आपके जिले के परिवहनकर्ताओं ने कितना प्रयास किया। आज ये जो व्यवस्था बनाई गई है, ये जो कार्यक्रम किया गया है, ये कुछ चुनिंदा लोगों के अपने व्यक्तिगत प्रयास के माध्यम से ये कार्यक्रम हो पा रहा है, जिसमें आप सहभागी बने। बाप भाई लूटने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे, मुझे पता है। आज जब कार्यक्रम खत्म होगा, इसकी सफलता के या असफलता के लिए लोग मैसेज डालेंगे। मैं कभी भी नकारात्मक विषयों के ऊपर ध्यान नहीं देता हूँ। मैं अपनी दिशा में काम करता हूँ। मेरी अंतरात्मा और मेरी चेतना को इस दुनिया की कोई ताकत नहीं ला सकती। मैं एक बार जिस चीज़ के लिए निर्णय ले लेता हूँ और जिस चीज़ के लिए कदम बढ़ा देता हूँ, उसका अंतिम क्षण तक प्रयास करता हूँ। इस संगठन की सोच के लिए भी जब मैंने कदम बढ़ाए थे, उसकी शुरुआत हमने भोपाल जिले से भी की थी। हमने भोपाल में भी हमारा संगठन बनाया, हालांकि हमने किसी व्यक्ति विशेष को घोषित रूप से नहीं रखा, लेकिन आज भोपाल में हमारे पास इतनी ताकत उपलब्ध है कि आज इस कार्यक्रम को आप देख रहे हैं। हमारे सुभाष भाई अपना काम कर रहे हैं, आशीष पुनिया जी हमारा काम कर रहे हैं, कमलकांत जी अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, और हमारे अजय जी बैठे हैं, राजेश भाई बैठे हैं। हम सब लोग एक दूसरे के साथ एक परिवार की तरह रहते हैं। अगर सुभाष भाई कोई बात बोल देते हैं इस जिले के अंदर, या हमारे आशीष भाई अगर कोई बात बोल देते हैं, तो हम उस बात पर गंभीरता से विचार करते हैं और उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या प्रयास कर सकते हैं। व्यवहार आपने 2.5 साल में स्थापित किया है, ये अपने आप में सोचने का विषय है। उसके बाद ये सारी बातें होने के बाद में भी हो सकता है आप लोगों को सब बातें कुछ कड़वी लगे, कुछ मीठी लगे, कुछ अच्छी लगे, फिर आप यहाँ से चले जाएंगे, फिर वही बातें होगी, कोई समस्या आएगी विभागीय तौर पर, फिर बात होगी कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो मैं आप सभी लोगों से इस बात का अनुरोध करता हूँ कि भविष्य में अगर हम ऐसा कोई कार्यक्रम, ऐसी कोई बैठक की व्यवस्था करते हैं, तो उसके लिए जब ऐसी व्यवस्था बने या ऐसी कोई कॉल आए, तो आप लोग आपके स्तर पर भी प्रयास करें, ऐसा मैं आपसे अपेक्षा करना चाहता हूँ। क्योंकि ये कार्य सामूहिक है, संगठनात्मक है। व्यक्ति विशेष की यहाँ पे केवल सहभागिता हो सकती है, लेकिन सारा कार्यक्रम एक व्यक्ति नहीं कर सकता। हम रात को यहाँ पे लगभग 8-9 बजे के आसपास हम मतलब 3-4 लोग हमारे परिवहनकर्ता, हमारे भोपाल के आशीष पुनिया जी, हमारे सुभाष भाई, कमलकांत जी, एक शादा भाई है हमारे, वो हम 4-5 लोग यहाँ पे रात कल शाम तक यहाँ पे थे। व्यवस्थाओं में कुछ बदलाव हुए, फिर इनिशियल एक टाइम पे कुछ हमने डिसीजंस लिए, चेंजेस किए, वो सब किए। आ जाए आदरणीय जितेंद्र जी, आप अपना स्थान ग्रहण करें अपने साथियों के साथ में। मैं जिन जिले के प्रतिनिधियों के नाम नहीं ले पाया हूँ तो क्षमा चाहता हूँ आप, लेकिन प्रत्येक जिले से एक व्यक्ति, जितेंद्र यादव जी, आप नहीं, आपका आना तो भले आपके जिले से 2 हो जाए, गुना जिले से भले 2, प्रत्येक जिले से कम हमारा एक परिवहनकर्ता इस कार्यक्रम की हर एक भूमिका में अपनी सहभागिता स्थापित करे, तभी मैं इस कार्यक्रम को सफल मैं व्यक्तिगत रूप से मानूंगा। अन्यथा आप भले बोलेंगे कि सफल हुआ, मैं नहीं मानूंगा। जिस काम में सब लोगों का हाथ ना लगे वो संगठनात्मक हो ही नहीं सकता, मेरे ऐसे विचार है। थोड़ा बहुत ऐसे तुम हटा पूरी टिकी ले लो, 32 ले लो, 32 से पहुँचो, 32 से पहुँचो और थोड़ा ज़्यादा ये रहा होगा, थोड़ा सूखा और लगा दो, नहीं तो माला चढ़ा दो एक अरे बुला पहले क्यों नहीं आगे तो बताया।
आपने बताया कि इसके अंदर फिर बात करके आया फूल रख देते हैं। हाँ रख दिए हाँ ठीक। मतलब ऐसे हो जाओ आप लोग क्या मूर्ति भी आ जाए फोटो आ जाएगी इस साइड से और है ना। ज्ञान का दीप जलाकर अंधकार मिटाया आपने, सही राह दिखाने में हमें चलाना सिखाया आपने। आपके आने से इस मंच पर शोभा बढ़ गई है, सादगी और सजगता मान बढ़ाया। आप सभी परिवर्तनताओं के लिए मेरे माँ सरस्वती जी की वंदना करने के बाद हम इस कार्यक्रम को विधिवत संचालित करेंगे। मैं परिवहन करता पुत्र विजय चौहान, जिला झाबुआ, सेक्टर क्रमांक 7। प्रकाश मेहरा, सेक्टर क्रमांक 11, जिला झाबुआ। सेक्टर नंबर 12 नशुला सीओ। दीप सिंह चौहान, सेक्टर नंबर 13 बुधनी सीओ। मकसूद अली, बुधनी से सेक्टर नंबर 14। मेरा नाम अर्जुन बागवान है, मैं सीवर से सेक्टर नंबर 9 से। मेरा नाम सतीश वर्मा है, मैं सीओ से सेक्टर नंबर 4 से। सीओ से सेक्टर नंबर 1 धर्म सिंह। अक्षय शर्मा, जिला आगरमालवा सेक्टर। गोविंद यादव, जिला आगरमालवा सेक्टर नंबर 1। अर्जुन सिंह पवार, जिला आगरमालवा सेक्टर क्रमांक 1 बड़ौदा। राहुल पाटकर, जिला आगरमालवा, नलखेड़ा ब्लॉक, सेक्टर नंबर 2। नर्मदापुरम, सेक्टर नंबर 1। मैं राहुल दामा, झाबुआ से हूँ, सेक्टर क्रमांक 3। मेरा नाम राहुल। मैं सूर्य सिंह नायक, जिला झाबुआ से सेक्टर नंबर 14। मैं राकेश बाबा, सेक्टर नंबर 18, जिला झाबुआ। जिला अलीराजपुर, सेक्टर नंबर 5। कालू सिंह तड़वाल, जिला अलीराजपुर, सेक्टर नंबर 4। धीरज सिंह दावर, जिला अलीराजपुर, सेक्टर नंबर 1। सेंटर नंबर 3, जिला अलीराजपुर। प्रमोद कुमार, जिला ग्वालियर की तहसील डबरा से सेक्टर क्रमांक 13। फहीम खान, सेक्टर नंबर 11 ग्वालियर। भुवन के ग्वालियर 01 सेक्टर। मैं पवन पाल, ग्वालियर से सेक्टर नंबर 8। प्रेम नारायण पाल, ग्वालियर से सेक्टर क्रमांक 11। मैं नवीन सिंह राजावर, सेक्टर नंबर 7 और ग्वालियर से। सेक्टर नंबर 11। जिला जबलपुर से धर्मेंद्र सिंह पटेल, सेक्टर नंबर 8। मैं हिमांशु चौधरी, जिला जबलपुर, सेक्टर नंबर 3। हमारे गुना से।
विठलदास मीना सेक्टर नंबर 2 जिला गुना। कृष्ण गोपाल मीना गुना जिला। टिंकू चौहान कुशवाहा सेक्टर नंबर 6 जिला गुना। मेरा नाम सूरज मीना है, मैं गुना जिले से हूँ, सेक्टर नंबर 3। सिंगरौली जिले से हूँ, सेक्टर नंबर 13। काम तो हम करते ही रहते हैं, ठीक है, और परेशानियां भी आती रहती हैं, पर जो हमारे सभी सेक्टर के परिवार करता है ना, हम एकजुट रहते हैं। मैं तो ये मानता हूँ कहीं वो नहीं हो, सबसे पहले हमारा जिला गुना सबसे आगे एकता के मामले में। तो मैं सबसे यही निवेदन करूंगा कि सभी लोग जो ना एकता बना के रखें, ठीक है। और कमलेश जी मैं चाहता भैया इस बात पे जोरदार तालियां हो जाएगी। तो एक बार मेरे जिला गुना के भाई सब एक बार खड़े हों और देखें कैसे हम गुना से हम लोग आए। गुना जिले के लिए आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां हो जाए। वाकई में गुना जिला जो है अपने आप में ऐतिहासिक। लो भैया नेक्स्ट। मैं संजय मेहरा सेक्टर क्रमांक 1 पैरसिया भोपाल। मैं संजीव पेराई सेक्टर नंबर 10 विदिशा। मैं सुनील यादव सेक्टर क्रमांक 11 श्रवण विदिशा। मैं बलराम सिंह राजपूत सेक्टर नंबर 7 जिला विदिशा। बिनागंज जिला गुना सेक्टर 12। तो साथी यही परिचय में एक बार वापस कमलेश माली जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना परिचय दे, और माननीय हमारे गुना जिले के अध्यक्ष साहब भी हैं। हमारे गुना में सबसे पहले टीम गठित हुई, ठीक है। इसके लिए इन सब लोगों ने मुझे अध्यक्ष बनाया था, ठीक है। बस इतना ही कहूंगा, वो भी एकता के कारण हो रहा है। और मैं सेक्टर क्रमांक 15 से वो कंप्लीट होने के बाद में सभी को अपने स्थान पर बिठाने की व्यवस्था की। जी फिर से बोलिए, आपका नहीं सुन पाया नाम भाई साहब को दोबारा नहीं देना। सेक्टर नंबर 4 जिला मंडला। मैं प्रदेश पंजाब सेक्टर नंबर 5 मंडला। हेमंत जयराज से। मैं प्रकाश कुशवाहा सलामतपुर सेक्टर नंबर 11 से। साहू सेक्टर 14 रायसेन। बाड़ी सेक्टर नंबर 1 रायसेन। मैं हमारे भोपाल टीम से भोपाल डिस्ट्रिक्ट अपन शुरू से ही अपने भोपाल जिले में मतलब सभी का आपस में सहयोग से, आपस में मतलब सभी के एक दूसरे के सहयोग से, सभी के एक दूसरे के सहयोग से सभी काम करते हैं, सभी एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। हमारा भोपाल जिला कार्य करने में सबसे अग्रणी रहता है और आज भी है, और अभी उसका मतलब सामने ही अपने को बहुत कुछ दिख रहा है। और उसमें हमारे नरेंद्र भाई, इनकी उपलब्धि तो सबसे ज्यादा है। ये जो आज अपन सभी एक मंच पर एकत्रित हुए उसमें उसका पूरा श्रेय जो है नरेंद्र भाई को जाता है, उनके लिए काम है। और अगले अपने रसिया डिस्ट्रिक्ट से अपने शुभम सिंह राजपूत भी है, ये भी बहुत एक्टिव आदमी है और हर एक चीज में सबसे आगे रहते हैं। आगे मैं शुभम सिंह राजपूत बेरा आप सभी से गुजारिश करना चाहता हूँ, जब कोई भी अपन संगठन गठित करते हैं तो उसमें अपन सभी की सहभागिता होनी चाहिए। अपन जब कोई काम करने जाते हैं तो अपन को ही उसकी जिम्मेदारी उठाना पड़ता है। कोई ये ना बोले कि ये यार ये ऐसा नहीं कर रहा, ये वैसा नहीं कर रहा, तो उसको उस चीज के लिए कन्वेंस अपन को करना पड़ता है कि आप ऐसा अपन करेंगे तो अपना ये अच्छा होगा। अब कल परसों ही ग्रुप में ये चल रहा था कि 4 लोग यहाँ से आ नहीं पा रहे हैं या 2 लोग यहाँ से नहीं आ पा रहे हैं, तो उनको कन्वेंस करना है अपने को, क्योंकि अपन कोई काम अच्छा करने जा रहे हैं। लगातार अपन उस चीज से जूझ रहे हैं कि अपन को विभाग बोल देता है कि आपकी पेमेंट होनी है, होनी है, होनी है। अपन उसके इंतजार में बैठे हैं। अपन संगठन बना लेंगे ना, जब संघ बन जाता है तो कोई भी विभाग को आपकी बात सुननी पड़ती है। तो मैं यही चाहता हूँ कि सब लोग जल्दी से जल्दी अपना संघ बनाएं
अपने अपने जिले से अपने मुखिया को चुने और आगे करें। धन्यवाद। ये संजय मेहरा जी हैं बैरसिया से। मेरा नाम कमलकांत गिरी है। सभी को नमस्कार। मैं सेक्टर नंबर 11 से आशीष पुनिया, डिस्ट्रिक्ट भोपाल। सेक्टर नंबर 3 राजेश मेहरा भोपाल। सेक्टर नंबर 21 भोपाल से शादाबुद्दीन। ये अपने भोपाल के सबसे कर्मठ परिवहनकर्ता हैं सौरभ बाबा। सभी परिवहनकर्ता को सभी चीजों में हमेशा मदद करते रहते हैं, हमेशा हेल्प करते हैं और सभी चीजों में सबसे एक्टिव पर्सन भोपाल में। सेक्टर नंबर 4 भोपाल से। जो प्रदेश स्तर में जो अद्भुत साहस का परिचय देते हुए सभी को संगठित किया है, तो वो वाकई सम्मान के पात्र तो है। क्या आप लोग नहीं चाहते? तो इसी सम्मान को, उनके सम्मान को बरकरार रखते हुए ग्वालियर चंबल संभाग ने इनको सम्मानित करने का एक कार्यक्रम रखा है कमलेश मीणा जी के नेतृत्व में। तो मैं उनसे कहूंगा कि सभी का सम्मान करें। उनको मंच पर आमंत्रित करता हूँ, आप आए। आपका स्वागत हमारे जिले के परिवहनकर्ता हमारे जिले के परिवहनकर्ता राजेश जी आए मंच पर। और राजेश जी हमारे भोपाल के परिवहनकर्ता भी हैं, वो जबलपुर जिले का स्वागत करेंगे माला पहनकर। कटनी जिले से सफेद पाठक जी, मैं आपको सामने देखिए। सतना जिले से राजकुमार व्यास जी आए, आपका स्वागत। हमारे अजय कुमार जी, भगवान जी, धनम जी, आप दो लोग आए सीहोर जिले से। मुकेश जी, उसके बाद शिवपुरी से बलराम शर्मा जी आए, उनका स्वागत हमारे शुभम सिंह राजपूत जी करेंगे। सिंगरौली से प्रताप सिंह जी मंच पर आए, उनका स्वागत हमारे सुभाष बाबा। सभी ताली बजाते रहें, उत्साह करते रहें। उज्जैन जिले से विदिशा से सूरज जी बघेल जी, आप मंच पर आए, आपका स्वागत। उसके बाद जितेंद्र कुमार यादव मंडला से, हमारे कोई भी इस बात को अन्यथा ना लें। होशंगाबाद से ओम सिंह तोमर जी हमारे बीच उपस्थित हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मंच पर आए। आपका स्वागत हमारे सोम सिंह राजपूत जी करेंगे। हमारे बीच में एक और परिवहनकर्ता है, जिनका स्वागत मैं एक दूसरे से दोबारा करवा रहा हूँ। हमारे कृष्ण गोपाल जी मीना,
मंच पर आए। आपने दिलदार चूंकि याद बिना कोई काम नहीं होता, तो इस कार्यक्रम के लिए भी हमने आप सभी से सहभागिता ली थी कि आपने तन मन तो अपने भाई साथ में आपने धन से भी इस कार्यक्रम को सहभागिता दी। चूंकि कार्यक्रम बड़ा था, व्यवस्थाएं बड़ी थी। हमारे भोपाल जिले के सुभाष भाई और कमलेश भाई हमारे गुना जिले से और जितेंद्र भाई, आमंत्रित करता हूं कि आप यहाँ आए, डेस्क पर बैठे, कॉपी पे लेकर बैठे। हमारे जो सामने के परिवहनकर्ता समस्या बता रहे हैं, सुभाष जी आप सारी व्यवस्थाएं छोड़कर यहाँ पर आए, ये आपकी समस्या को रेखांकित शब्दावली में लिखेंगे, उन पॉइंट्स को लिखेंगे। क्योंकि व्हाट्सएप पे बहुत सारी बातें होती है, चाहता तो मैं पूरा जब इतनी बड़ी मीटिंग लिख सकता हूँ तो वो पॉइंट्स कि अगर मैंने पहले से आपकी समस्या लिख ली तो फिर आपको बुलाने का औचित्य ही क्या है। मेरी बात को गंभीरता से सुनना सभी लोग कि अगर मैं आपकी तो कमलेश मानी जी साथियों समस्या तो ये हो गई, तो उसके लिए हम ये चाहते हैं कि लगभग 15 तारीख से पहले हमारा मतलब पेमेंट होना चाहिए, पहली चीज। और दूसरी हमारे जिले की समस्या है रूट ऑप्टिमाइजेशन, जो इनने पहले रूट ऑप्टिमाइजेशन किया था, जिसमें हमारी दुकान है एग्जाम्पल कि हम 4 परिवहनकर्ता भी हम साथ में हैं और एक ही डायरेक्शन में हमारी 30-30 कुंटल की 4 दुकानें एक ही डायरेक्शन में हैं और प्रत्येक दुकान का 30 कुंटल 40 कुंटल समथिंग है। उसके लिए हम 4 गाड़ी वालों को जाना पड़ती है। तब ये अपन चाहते हैं कि वो एक गाड़ी भी ले जा सकती है लगभग और एक नहीं तो मान लो 2 कर दे, जैसे 2 घंटों एक गाड़ी वाले के हाथ कम से कम 60 कुंटल तो उसके हिस्से में आए। अभी मैं जाऊंगा 30 कुंटल मैं भी ले जाऊंगा, टिंकू भाई ने वो भी 30 कुंटल ले जाएंगे। तो एक तो समस्या ये है। और इसके बाद में एमडीएम का जो आवंटन आता है वो लगभग 25 तारीख को आता है, ठीक है। और हमारा आईसीडीएस जो एवाई जो रहता है ना, वो लगभग हमारा आ जाता है 12 तारीख से 15 तारीख के बीच। क्योंकि हम 25 तारीख तक डाल के 27 तारीख तक लगभग 70% हम वितरण कर देते हैं, मतलब माल पहुंचाए थे। इसके बाद में एमडीएम आ जाता है, फिर हमारे अधिकारी बोलते हैं इसको 100% उठा करो। और हम कहाँ से करें? 10 दिन 12 दिन हम पहले गाड़ी चला चुके हो, वो कहाँ चला लिए। तो हमारा निवेदन वही है कि जो एमडीएम का आवंटन है वो सेम समय पे आए, जो बाकी आवंटन आता है रेगुलर वाला उसके साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमें बहुत सारी समस्याओं से रूबरू होना पड़ रहा है इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत, जिसमें ग्वालियर जिले की महत्वपूर्ण समस्याओं को मैंने रेखांकित किया है पॉइंट टू पॉइंट। जिसमें से पहली समस्या है, कई दुकानें ग्वालियर के अंदर बहुत ही सगरे रास्तों पर है, जिसमें हमें शासन द्वारा प्रदत्त वाहनों से परिवहन करने में समस्या आती है। इसमें इसके एवज में अधिकारियों के द्वारा छोटे वाहन लगाने के लिए हमें कहा गया, लेकिन हमने छोटे वाहन भी लगाए, लेकिन उनका जो भुगतान है वो सही तरीके से नहीं किया जा रहा है, उसे सख्ती नजर से देखा जाता है। कभी कुछ भुगतान आता है, कभी कुछ भुगतान आता है। चूंकि ऐसे में अगर हम अतिरिक्त वाहन को किराए पे लगा रहे हैं तो सीधा सीधा हम अपने मार्जिन में से सारा पैसा उस गाड़ी वाले को दे रहे हैं, तो जिससे हमें आर्थिक रूप से कमजोर बनाया जा रहा है। तो होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि जो सकरे रास्तों पर जो दुकानें स्थापित की हैं सरकार के द्वारा, उन दुकानों को मुख्य मार्ग पर स्थापित कराया जाए, जिससे हम जो है छोटे वाहन से बच सकें। दूसरा पॉइंट है भुगतान में देरी।
जो कि हमारे बड़े भाई मीना वो माझी जी ने बता दिया है। तीसरी समस्या है हमारी रेट से संबंधित। कई जिलों में अलग अलग रेट के अनुसार हमालों से काम कराया जा रहा है। हमारे जिले में प्रति बोरी 5 या 6 रुपए के हिसाब से लदाई और उतराई की जा रही है। 6 रुपए लदाई, 6 रुपए उतराई। चूंकि शासन के द्वारा हमें 12 रुपए 50 पैसे के प्रति कुंटल के हिसाब से हमारी रेट का निर्धारण किया गया है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हम प्रति बोरी के हिसाब से 6 रुपए दे रहे हैं, तो वो अगर एवरेज देखा जाएगा तो 20 या 22 रुपए के हिसाब से हमें पड़ता है। चूंकि नन के हिसाब से देना और कुंटल के हिसाब से देना दोनों बातों में अंतर है। तो ये भी समस्या है जिसमें हम अपनी जो बचत पूंजी को जो है मालों में बांट रहे हैं। तीसरी समस्या है 3% अनुदान प्राप्त नहीं होना। कई जिले आज भी ऐसे हैं जिन्हें शासन के वादे के अनुसार 3% अनुदान दिया जाना था, वो आज तक प्राप्त नहीं हुआ। एमडीएम आईसीडीएस का आवंटन रेगुलर आवंटन के साथ एक साथ प्राप्त नहीं होना, वो कभी भी आ जाता है। वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से हमें दबाव में रखा जाता है कि इसको भी पहुंचाओ, क्योंकि रेगुलर आवंटन का रेट और एमडीएम आईसीडीएस के रेट में काफी कुछ अंतर है और उसको सहायक के तौर पर रेगुलर आवंटन के साथ एमडीएम और आईसीडीएस को जोड़ा गया है, क्योंकि उन्हें अलग से डालने का ऐसा कोई प्रावधान है। अगर हम लोग एमडीएम आईसीडीएस को 1-1, 2-2 कुंटल कई ग्रामीण स्तर की दुकानों में अगर पहुंचाते जाएंगे तो उसमें भी हमारा जो है आर्थिक नुकसान ही होगा। तो ऐसी स्थिति में एमडीएम आईसीडीएस को भी जो है उनकी समान रेट को करते हुए एक साथ दें। अगली समस्या है सेक्टरों में रेट से संबंधित। जैसा कि आप जानते हैं मुख्यमंत्री अन्नपूर्त योजना 2023 जब जारी हुई थी तो उनके गजट के अनुसार और उनकी एक प्रोस्पेक्टस भी आई थी जिसमें संबंधित प्रबंधकर्ता को एक पत्र विशेष जारी करना होगा जिसमें उसको पता तो रहे कि मेरी दुकान चली गई है और मैं इसमें सप्लाई नहीं दूंगा। ऐसी स्थिति में अगर हम लोग सप्लाई देते हैं तो हमारा पेमेंट रुक जाता है। 8 महीने का पेमेंट रुका है। वही कह रहा हूँ। चेंज हो गया लेकिन गाड़ी नंबर वही हो रहा है। तो ये भी प्रदेश स्तर भर की समस्या है। जो भी अपनी डिस्ट्रिक्ट की समस्या है वो आगे यहाँ शेयर करें। अभिनव कुमार सिंह। डीडी जमा या राशि जमा ना करना तो क्या होता है, वो राशि जमा कहीं से संस्था चला रही दुकान, कोई जगह समूह चला रहा है, कोई जगह गवर्नमेंट चला रही है, तो राशि जमा नहीं होती तो आरओ नहीं बनेगा, तो चालान नहीं बनेगा, तो उसके लिए भी अपने को लास्ट 30 तारीख तक वेट करना पड़ता है। और उसके लिए अधिकारी भी फोन करते हैं, आप लोग भी फोन करते हैं, बाकी किसी की कान में जूं तक नहीं देंगी। बहुत से सेल्समैन ऐसे हैं कि वो 30 तारीख तक आवंटन मंगवाते, तो ये समस्या हमारे अक्सर देखी जाती है। अभी हमारी एक बैठक हुई थी अधिकारियों की, उसमें हमने इसको मुद्दा उठाया था, बाकी फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके अलावा जून जुलाई अगस्त का एटीएम आरसीडीएस केकेवाई का भुगतान अभी तक नहीं हुआ। जून से अभी तक किसी का भी नहीं। हाँ, तो नहीं होना कारण क्या हुआ? नवंबर का भुगतान शायद दूसरे जिलों में तो हो गया होगा, पर हमारे अभी तक नवंबर का भुगतान भी नहीं हुआ। हाँ, तो ये चीजें पिछली बार क्या होता था कि अपना 10 से 15 के बीच में भुगतान होता था अपने को, फिर 15 से 20 तक है, फिर 20 से 30 तक है। अब तो ये 1 महीने से मतलब इस महीने का भुगतान 2 महीने बाद होगा, तो एक तो अपना शेड्यूल भी खराब होगा, फिर उसके अलावा अपनी आर्थिक स्थिति भी खराब होगी आदमी की, क्योंकि हमारे जो बहुत से परिवर्तन करता है शेयर मार्केट के पैसे पे गाड़ियां चला रहे हैं और उनकी स्थिति की दयनीय हो गई कि उनकी गाड़ियां सेल्स में चलवा, मतलब सेल्स में रेंट पे लेने की बात कर रहे हैं। हमारे झाबा में 3 गाड़ियां बेचारे ऐसे हो गए कि सेल्स में खुद गाड़ी रेंट पे लेने की बात कर रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि धीरे धीरे करके ये मार्केट में सबको लेना पड़े। तो इसके लिए क्या आज अपन एक मंच पर भोपाल का अच्छा एक ये था कि अपन एक मंच पर आए, सभी भाइयों की राय के लिए और सब भाई इस संबंध पे अपन लड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा निकल के आएगा। इतना ही मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।
लेट होने से बैंक द्वारा पेनाल्टी भी काटी जाती है 9 से 10,000 रुपये 1 महीने के लिए। 2 महीने लेट होता है तो 18 से 20,000 रुपये पेनाल्टी काटी जाती है। और चूंकि विभाग के द्वारा सभी चीज़ों का विवरण नहीं दिया जाता तो अपन लोगों को पारदर्शिता न होने से पता नहीं चलता। तीसरी बात टोल टैक्स से अपना ऑनलाइन कटता है जो फास्टैग के द्वारा भुगतान किया जाता है, उसका बिल बना करके ऑफलाइन भुगतान नाम के द्वारा किए जाने का प्रावधान है, आदेश भी है। और शुरू में आदेश हुआ था जब अपना अद्भुत योजना का कार्य प्रारंभ हुआ था तभी, लेकिन वो इतने व्यस्त रहते हैं अकाउंटेंट और स्टाफ की उनको बिल बनाने की फुर्सत भी नहीं है। दूसरी जो ऑफलाइन भुगतान से भुगतान होता है तो उसमें उन लोगों को लालच भी रहती है, दूसरी समस्या ये है। तीसरी बात पिछले साल जो ITR हर बिल में 1,500 से 2,000 रुपये डिडक्ट होता था तो वो मार्च 2025 तक का भुगतान तो रिटर्न हो गया ITR भरने से 30-40 हज़ार रुपये, लेकिन इस बार ITR भरा तो उसमें ऑनलाइन शो ही नहीं हो रहा है। ऑनलाइन शो नहीं हो रहा तो रिटर्न नहीं हुआ, दिसंबर लास्ट डेट थी। ये समस्या सबसे बड़ी है। अब वो कहते हैं कि भैया ऑनलाइन शो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि नाम वालों ने ऑनलाइन किया तो अनुरोध की गाड़ी खड़ी रहती है, फिर सेल्समैन द्वारा समय पर राशि न जमा करना और तुरंत रिसीविंग न करना, इसके कारण भी लेट लगी होती है। ये मुख्य रूप से समस्या है। ITR का तो बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगा, शुरुआत के दौरान कई लोगों ने भरा भी नहीं। पिछले साल हम जुलाई में पता हुआ था तो हम लोगों ने भरा का रिटर्न आ गया, लेकिन इस बार ITR की लगभग सभी की समस्या है। हमारे कटनी जिले में तो किसी का भी रिटर्न नहीं आया है। पता है कि भाई हमारा कहाँ से क्या हो रहा है, कितना कट रहा है, उसका क्लेम करने की क्या प्रोसीजर है। तो इन बिंदुओं पर मुख्य रूप से ध्यान आकर्षित करना है अधिकारियों का। धन्यवाद। पहली समस्या समय से भुगतान, समय से समय से अपन इतने बड़े आदमी तो हैं कि अपने पास इतनी पूंजी है कि अपन लगा करते रहे काम। जब भुगतान ही नहीं होगा तो काम तो बंद होगा, जब काम बंद होगा तो समय से परिवहन नहीं होगा। तो जिले के अधिकारी अपने डंडा डालेंगे तो अपना घर द्वार सब बेच के परिवहन कर दो। जैसे कि मैं एग्जाम्पल, आज मेरे पास 14 लाख रुपए कर्जा हो चुका है, मैं सब कुछ गिरवी करके अपना यहाँ तक ही घर गिरवी करके परिवहन कर रहा हूँ। इतना सब कुछ करने के बाद, बोलने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती। मैं कई बार जो है तो लेटर भी लिखा। मेरा एग्रीमेंट 954 किलोमीटर का है, परिवहन में 10,000 किलोमीटर तक किया हूँ 5 महीने तक। आज वर्तमान में 6,000 किलोमीटर में परिवहन कर रहा हूँ। ये जो है तो समस्या है। अब या तो अपन जो है तो आत्महत्या कर लें या तो छोड़ दें, तो उधर भी चले जाए उधर भी चले जाए, दोनों तरफ से अपन नुकसान। और छोड़ने के लिए भी तैयार छोड़ने नहीं दे रहे। रामकुमार जी, शायद ऑनलाइन मीटिंग में भी आपने ये बात बताई थी मुझे, लेकिन वो आप उसको तकनीकी रूप से समझाएं कि आपकी गाड़ी 6,000 किलोमीटर कैसे चल रही है, 10,000 कैसे चल रही है। उस दिन की बात हुई थी उसमें। देखिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश में ऐसा कोई भी जिला है। आपके पास कितनी दुकान है? 27 दुकान है। 27 दुकान है। हमारे यहाँ बेरसिया में हमारे परिवर्तन बैठे हुए पीछे सोहम सिंह राजपूत जी, और अगले साल में 1,20,000 किलोमीटर, वो भी मैं बताई दे रहा हूँ। मतलब 2,40,000 की गाड़ी से एक सेकंड में वो भी बताई दे रहा हूँ। मेरी गाड़ी आज जो है तो 2 साल 1 जनवरी 2024 से चली है, मतलब ये 2 साल मेरे को पूरा हो गया। मुझे व्यवहारिक नहीं लगता किसी जिले में ऐसी कोई किसी को 80,000 किलोमीटर मेरी गाड़ी चली है। 80,000 सुनिए, एक गाड़ी मैं जो है तो एक दूसरी गाड़ी लगाया था, वो गाड़ी जो है तो बैंक द्वारा इसी तरह भुगतान समय से नहीं होता था, तो वो गाड़ी बैंक द्वारा खींच ली गई। वो गाड़ी 50,000 किलोमीटर चली। उसके पहले जब शुरू में मैंने जो है तो 8 गाड़ियां लगा के परिवहन करवाया था, तब जाके समय से परिवहन हो पाया। मेरे यहाँ आज दिनांक तक कभी समय से परिवहन नहीं हो पाता है। मुझे लगता है राजकुमार जी की जो समस्या होगी, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसकी समस्या
आप जहां से मेरे को माल मिलना चाहिए, बारंदा मेरा सेक्टर है, वहां से 900 किलोमीटर एग्जैक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। वहां से आज दिनांक तक माल नहीं मिलता, जो कि 70 किलोमीटर दूर सतना, वहां से माल लेने आना पड़ता है। 70 जाना 70 आना, 140 किलोमीटर एक चक्कर, 42 चक्कर लगते हैं। तो उसके लिए आपको अपने डीएसओ से बात करना चाहिए था। कई उन्होंने लेटर लिखा, डीएम साहब ने लेटर भी लिखा कि इनकी दूरी वाकई में 10,000 किलोमीटर पड़ रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। मेरे पास लेटर भी है, सबको विभाग को मालूम है इसकी लेटर बना के लाए ना। प्रभारी कहते हैं कि उसमें सिर्फ एक ही ट्रिप, 2 ट्रिप मारिए आप, और हम उनका कहना नहीं मानते हैं तो हमको गाड़ी कहते हैं 2 ट्रिप मारो, हम कहना नहीं मानते तो दिक्कत करते हैं। सबसे ज्यादा ये दूसरी स्टेशनरी की, उससे जाके हमको स्टेशनरी मांगते हैं हम लोगों से कि भाई आप प्रिंटर की ये खराब हो गया, वो हो गया, सुधरवाओ, ये सुधरवाओ, इसमें भी पैसा लगता है। और कांटे की, एक कांटे की व्यवस्था है, जो कांटे की व्यवस्था ऐसी है कि बहुत जगह बाहर के गोदाम से माल उठाना पड़ता है, हम कांटा नहीं लेता है, दूर से कांटा करवाना पड़ता है। और सरकारी गोदाम से उठाते हैं तो खाते में कांटा पैसे देना पड़ता है, जो योजना में नहीं था कि भाई सरकारी गोदाम से कांटे का पैसा दिया जाए। भाड़ा वापिस भी हमको नहीं मिल पाता है, बहुत जरूरी है कि भाड़ा वापिस हमको मिला जाए। वो पैसा हमको वापस नहीं देते और केंद्र सरकार पैसा लेके जो बाहर की गोदामों से खराब माल पहुंचवाता है। मेन समस्या ये है। कई बार हमने किया, 2-3 बार मेरी गाड़ी वापस आई है, हमारे साथ वालों की गाड़ी वापस आई है। अब केंद्र प्रभारी और खाद्य विभाग के दोनों की मिलती नहीं है तो दिक्कत जा रही है। में लगभग सभी एक जैसी समस्याएं हैं सभी की, और अलग समस्याओं में इनसे हटके कुछ 1-2 समस्या है, जैसे कि अलग अलग वेयरहाउस से माल उठवाना, कुछ जगह सेल्समैनों के द्वारा माल की तुलाई करवाई जाती है, उसमें जो शॉर्टेज अपने को जाती है, प्रत्येक व्यक्ति को जाती है, जिसकी तुलाई सेल्समैन कराता होगा, तो उसके लिए भी अपने लिए कोई प्रावधान नहीं है। ये भी एक बड़ी समस्या है, माने जा रहा है समस्या इस विदिशा के लिए। और एक समस्या और भी है, जैसे अपन लोग टोल वगैरह जो लगता है उसकी बिल वगैरह लगा देते हैं, लेकिन वो भी समय से उसका पेमेंट नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा बाकी समस्याएं सब भाइयों के द्वारा बता दी गई हैं। और एक समस्या और है हमारे यहाँ, जैसे कुछ दुकानें अंदर है तो उनके लिए माल जो है ना एक वाहन से दूसरे वाहन में डाल करके फिर दोबारा ले जाके दुकानों को उसको पहुँचाया जाता है, तो डबल हमारी तो अपने लिए वो देते नहीं, क्योंकि अपने को डबल हमारी लग जाती है वहाँ, तो हमारी का जो रेट है उन दुकानों का वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये समस्या मुझे बाकी जो समस्या बोली है अपने भाइयों ने, उनके तो वो ज़्यादा जाए तो आप लोगों को धन्यवाद। और हमारे जो भी परिवहनकर्ता बाहर खड़े हैं उनसे निवेदन है कि वो सभी अंदर आ जाएं, क्योंकि ये जो कार्यक्रम रखा गया है ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं रखा गया है, तो सभी इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दें। और जो भी बाहर खड़े हैं उनसे निवेदन है कि सभी अंदर आ जाएं। समस्याएं तो सबने अपनी बता ही दी, लगभग सभी की समस्याएं कॉमन है, लेकिन 2-3 समस्या में ऐसे रखूंगा जिसमें आप सभी की नजर नहीं जाती है। किसी दुकान का अपन मान लें कि 90 कुंटल आवंटन दिया गया है, लेकिन उसकी ट्रिप हमें बताई जाती है 1.2 या 1.5, लेकिन हमें माल डालने के लिए 2 ही बार वहां पे जाना पड़ता है। हमारा डीजल भी उतना ही जलता है, समय भी उतना ही लगता है, लेकिन शासन के नजर में, उनके नजरिए से वो ट्रिप उनके हिसाब से 1.5 यानी 1.5 रखी गई है, लेकिन वास्तविकता यह है कि हमें 2 ही बार गाड़ी लेके जाना पड़ता है और 2 राउंड लगाना पड़ता है। तो ये एक विशेष समस्या है कि जैसे रूट हमारे दुकानों का आरटीजीएस नहीं होता है, समय पर आरटीजीएस किया जाए। और अभी तक हमें जो रेट मिल रहा है उस हिसाब से हमारा सिर्फ गाड़ी की किस्त भरती है और हमारे ड्राइवर का खर्चा निकलता है। तो सभी सामूहिक
सभी के माध्यम से एक आवेदन हमें यहाँ भोपाल लेवल पे देना चाहिए, ताकि जिससे सभी का रेट बढ़ सके और लगभग सभी की समस्याएं सेम है। बस अपनी बात को आप सभी के बीच रखते हुए विराम देता हूँ। चाहता हूँ कि मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तो शायद आपको समझ में आएगा कि हमारी गाड़ियों में GPS लगा के दिया हुआ था शासन ने, ताकि वो ट्रैक कर सकें कि हमारी गाड़ी किस जगह से किस जगह जा रही है। तो उनको ये जानकारी भी रहती है कि हमारी जिस गोदाम से गाड़ी होती है ना, जो अपन से फीडबैक रहती है मोबाइल पे कि आपकी गाड़ी खाली हुई कि नहीं हुई, तो उनको ये भी पता रहता है कि आपकी पढ़ने की गाड़ी कितनी चल रही है। लेकिन उस बात को कभी वो लोग गंभीरता से लेते नहीं है। वो सिर्फ इसी बात को गंभीरता से लिया जाता है कि आपने डिलीवरी दी कि नहीं दी। उन्हें ये पता नहीं था कि आपकी गाड़ी 2801 किलोमीटर। या तो आप इसका निराकरण ये निकालते हैं कि जैसे कि आप कोई गाड़ी हायर करते हैं ट्रेवल्स के थ्रू, तो आप एक लाख बुक जारी करते हैं उसको शासन द्वारा, जो भी गाड़ी अटैच होती है एक लाख बुक जारी होती है उसमें कि आपकी गाड़ी हम 2000 किलोमीटर तक ही चलाएंगे, उसके अतिरिक्त गाड़ी चलेगी तो आपको अतिरिक्त भाड़ा दिया जाएगा। ऐसा रहता नहीं रहता। हम लोग भारी वाहन चला रहा ट्रांसपोर्टर हैं, इस बात को संज्ञान में लाना बहुत जरूरी है कि जब से हमारी गाड़ियां चालू हुई हैं, जो हमको रूट चार्ट में दिया गया था दूरी, उससे गाड़ी हमारी अतिरिक्त चल रही है, जिसका भुगतान शासन को हमें करना चाहिए या हमारा रूट चार्ट के अंदर इतना सुधार करना चाहिए कि हमको कहीं भी किसी भी तरीके से फ्यूल का खर्च जो हमारा है बहुत भारी है, मार्जिन भी बहुत कम है अपनी गाड़ियों में, 1000 10,000 किसी को 15,000, किसी को तो अंदर ही जा रहा 20,000 है ना। और जो भी हमको बोला गया था कि भाई हम आपको 2 सेंटर बना के देंगे या 4 सेंटर बना के देंगे, वो आज दिनांक तक कुछ भी नहीं बने, जमीनी स्तर पे कुछ भी नहीं है। हमारी समस्या जैसी की तैसी तस की मस है। आप सब लोग आए हो, इतने दूर से आए हो बड़े भाई, हम समझते हैं आप लोगों की भावनाओं को, आप लोग बाकी परेशान हो क्योंकि हम खुद परेशान हैं। तो हमारा कहना सिर्फ इतना है कि आप वो दिन मत भूलो, 17 अगस्त 2023 मत भूलो आप, क्योंकि आप उस टाइम पे बिल्कुल खाली पेपर थे। इनने आपको क्या क्या लिखा, मतलब 16 किलोमीटर बता के आपसे 2800 किलोमीटर गाड़ी चलवाई। मतलब अतिरिक्त गाड़ी का कुछ तो उनसे डिमांड करें, अपने शासन से करें या अन्य जो अधिकारी है अपने उनसे करें, या उनसे बोले कि भाई इससे ज्यादा काम हमसे नहीं हो पाए, जो लॉस हुआ है भुगतान वो करवाओ। पहली बात, हम 10-15 किलो के लिए अतिरिक्त जो अपना होता है ना कि बैलेंस बच गया है इसको देने जाना है, नहीं तो भैया ये मंथ का पूरा करो टारगेट, तो उसके लिए भी हम नहीं जाएंगे। क्यों? आप हमें एक बार बोलते हो कि पहले तो हमें 145 बोरी का आपने टारगेट दिया, फिर 160 कर दिया, सारे नियम कानून आपने हमारे लिए डाल दिए, ना तो रेलवे के लिए है ओवरलोडिंग का, ना बस के लिए, ना ट्रैक्टर के लिए, ना ट्राली के लिए, सिर्फ अंधुक परिवहनकर्ता के लिए। हाई ट्रेन से लेके प्लेन तक की तो गाड़ी सवारी ओवरलोड चलती है यार, 32 सवारी है तो उसमें 35 सवारी बैठी है बस के अंदर। तो अगर अपनी गाड़ी में अगर 2-5 क्विंटल माल अगर एक्स्ट्रा हो जाती है तो उसमें परेशानी क्या है? हमारा आवंटन आसानी से मिल जाएगा। हमें 2-5 क्विंटल के लिए गाड़ी 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर लेकर जानी पड़ेगी। और रही बात ICDS MDM का, तो ये हमको बता ही नहीं रहा था कि इसको हम आपको 14 रुपए रेट देंगे इसका, हमें तो मात्र ये बोला गया था। इस बात पे ध्यान करना चाहिए, 17 अगस्त 2023 से आज दिनांक तक का आप लोगों की गाड़ी जो रूट चार्ट दिया उससे अतिरिक्त नहीं चल रही है। आज वचन के सिर्फ आज वचन दिया था आपको, आज वचन के हाँ ठीक है हम सुधार करेंगे, तो इस पर ध्यान दिया जाए। हम आप सबसे निवेदन करना चाह रहे हैं, ये अपनी समस्याओं को सबसे पहले रखो, ये वाली समस्या को, और बाकी को आप समझदार हो बड़े भाई, है ना। और अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो मुझे उसके लिए क्षमा चाहता हूँ आप सभी लोगों से, है ना। मेरे मन में बहुत दिनों से ये पीड़ा थी तो मैंने बता दिया आप लोगों को। धन्यवाद। और जो पुराना पेमेंट काटा गया है विक्रेताओं के द्वारा ट्रैफिक रिसीव कर दिया गया है, मेरे यहाँ 1.5 लाख रुपए महीना कटा हुआ है, और उसके लिए वापस कराने के लिए भी किया जाए, क्योंकि विक्रेताओं के द्वारा ट्रैफिक रिसीव कर दिया गया है। और अन्य बात यदि मिल सके खाद्यान्न के अलावा तो वो भी दिलवाया जाए। आदरणीय कोठारी सर जो है हमारे भोपाल जिले के नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक हैं, और समय बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए पीछे।
बहुत ऊपर ही है। सभी जोरदार तालियों के साथ में हमारे अतिथियों का स्वागत करें। बैठक करने की जो विषय वस्तु बन रही थी वो इसीलिए बन रही थी कि सब लोगों का मिलना भी हो जाए। आदरणीय सर से मैं आगे करूँगा, मंच पर बैठे और आदरणीय आशीष शर्मा सर का स्वागत के लिए मैं अजय कुमार जी और प्रमोद कुमार जी को कहूँगा कि आकर पूरे के गुलदस्ते से आदरणीय आशीष शर्मा सर का स्वागत करें। निगम की तरफ से आप सभी लोगों को स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और अपने आप को यहाँ पाकर के गौरवान्वित महसूस करता हूँ। हम लोग तो अंत्योदय योजना के तहत अपना संपूर्ण आप लोगों को समर्पित करता हूँ। आप लोग देखते भी होंगे जैसे राज्य शासन के निर्देश होता है प्रभारी साहब का कोई परेशानी नहीं होगा। आपको मैं आश्वासन देता हूँ कि हम लोग आपकी सेवाओं पर खड़े होते हैं। धन्यवाद। अब मैं आदरणीय आशीष शर्मा सर को आग्रह करूंगा कि वो आए और दो शब्द कहें। मैं कभी बोलता नहीं, मेरे को क्षमा करना। जैसे कि आप लोग आए अंदूज में तो ये आपका फर्स्ट टाइम है, इसमें थोड़ी बहुत कठिनाई आती है लेकिन धीरे धीरे करते रहेंगे। जैसे पहले 1 साल के बाद जब दूसरी बार आप आज दूसरा साल हो रहा है आपका, उसमें आपको कम कठिनाई होगी और धीरे धीरे बराबर होगी क्योंकि ये सरकारी महकमा है। इसमें हर चीज़ आपके हिसाब से नहीं हो सकती, हर चीज़ डिपार्टमेंट के हिसाब से करना पड़ती है। उसमें कठिनाई 5 साल जो बचा अच्छे से चला। धन्यवाद नरेंद्र। मुख्यमंत्री युवा निधि योजना के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मेरे ख्याल से शायद पूरे प्रदेश में ये पहली ऐसी बैठक हो रही है जिसमें विभिन्न जिलों के हमारे सम्मानीय परिवहनकर्ता जो हितग्राही हैं हमारे, वो आज यहाँ उपस्थित हुए हैं और आपसी विचार विमर्श के माध्यम से आप लोगों ने चर्चा करी होगी। क्योंकि शासन की एक अभिनव योजना थी, द्वार प्रदाय योजना को बंद कर मुख्यमंत्री युवा निधि योजना को जो लॉन्च करने का शासन का जो उद्देश्य था वो यही था कि जो बेरोजगार साथी हैं उनको पास या डायरेक्टेड, चूंकि मुख्यालय भोपाल में वो काम कर रहे हैं साथी लोग, तो जो भी हमारे वरिष्ठ अधिकारी संचालनालय स्तर के हैं वहाँ अपनी जाके बात करते थे तो वहाँ एक मैसेज सुनते थे, वो सारी बातें होती थी लेकिन एक मैसेज ही जरूर जाता था कि आप ही सबने इकट्ठा होके कोई विचार विमर्श किया तो ये एक सराहनीय पहल है। मैं इसके लिए आप सबको बधाई देता हूँ और जो भी आप लोगों ने अपनी जायज बातें जो भी यहाँ डिस्कस की होगी कि क्या समस्याएं आ रही है, रूट चार्ट को लेके आ रही है या किलोमीटर के लेके आ रही है या दरों के निर्धारण के लिए आ रही है, जो भी ऐसा कोई चीज़ आप लोगों ने अपने विचार विमर्श में निकाली होगी उसको सकारात्मक रूप से आपके हक में रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और अच्छे से आप लोग काम करिए। कोई भी चीज़ यदि आती है तो अपने अधिकारियों को पहले बताएं और उसका समाधान करें। अन्य कोई रास्ते ऐसा ना अपनाएं जिससे कि शासन की व्यवस्था या शासन की छवि धूमिल हो। आप अपना बेहतर प्रयास करें अच्छा देने का। और लोग जो भोपाल का मेरा अनुभव है, समस्याएं आई, दूर भी हुई, अनेक परेशानियां भी आई, शासन ने भी लेकिन आप लोगों की सुविधा देने में कोई कसर हमारे काम के प्रति आपसे रहती कि आवंटन आने पर एक निश्चित समय सीमा में वो फुलफिल हो जाए ताकि जनता जनार्दन को सही समय पे खाद्यान्न का प्रदाय हो सके। इसलिए आपकी बड़ी मेहनती भूमिका है और उसको अच्छे से आप निर्वाह कर रहे हैं और अधिक बेहतर तरीके से करें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। आप लोगों ने मुझे बुलाया सुनने का, आप लोगों ने आपको मुझे बोलने का अवसर दिया, तो उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पूरे प्रदेश पर असर पड़ता है और परिवहनकर्ताओं से
संबंधित जो भी समस्याएं आती हैं, आप ऑनलाइन मीटिंग के माध्यम से जब साप्ताहिक आप लोगों की बैठक होती है वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में, आप हम लोगों की बातें उन मीटिंग्स में हमारी ओर से वहाँ रखते हैं, उन समस्याओं को होती है और आपके संज्ञान में भी ये रहती है, जो कि सर भुगतान का हमारे जो सबसे बड़ी समस्या चल रही है ट्रांसपोर्टर्स की, उसको लेके हम लोग, ये हमारी अभी सबसे बड़ी समस्या जो है वो भुगतान की है। इसके साथ ही सर सीटी जीएसटी फीस, इससे रिलेटेड भी हमारे कुछ परिवहनकर्ताओं ने ये समस्या बताई है। एक समस्या सर KKY MDM ICDS का जो हमारा अलॉटमेंट आता है वो कोई निश्चित दिनांक पे नहीं आता है, और दूसरा उसके जो रेट है सर वो भी हमारे जो सेक्टर के रेट है उसके तुलना में बहुत कम है। दूसरा इसके बाद सर एक समस्या जो हमारा रूट ऑप्टिमाइजेशन है, हम लोगों की जो वाहनों की दूरियां दी गई है और जो वास्तविक रूप से हमारे वाहन चलते हैं उसमें कहीं ना कहीं विसंगतियां हैं, ये एक समस्या है सर। निश्चित तय दिनांक नहीं रहते मंथ में कि एग्जैक्टली इस डेट को आ ही जाएगा या नहीं आएगा। तो चूंकि आदरणीय सर हमारे नागरिक आपूर्ति निगम से हैं, कुछ ऐसी समस्याएं जो इसमें लिखी हुई है मैं सर के समक्ष इसलिए नहीं रख रहा हूं क्योंकि वो उनके विभाग से संबंधित नहीं है, तो नहीं वो सर हमारे देखिए भोपाल जिले के हमारे जिला प्रबंधक जी हैं वो केवल हमारा मार्गदर्शन करते हैं और इस कार्यक्रम की रूपरेखा में उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो हम लोगों को मार्गदर्शन देते हैं और वो हमारे ही पक्ष में खड़े हुए हैं। आप थोड़ा सा इस चीज़ को समझिएगा, इसका गंभीरता को। वो हमारे मतलब परिवहनकर्ता वो हमारे ही जो भी समस्याएं रहती हैं वो हमारे पक्ष में हमेशा रहते हैं। और लगभग 4 महीने पहले हमने बाढ़ राहत का माल डाला था, लगभग 4 महीने हो गए सर, अभी तक हमें पेमेंट नहीं मिला है। उसमें क्या है, खाद्य पूर्ति का कोई वो रहता नहीं है, वो नान से ही होता है ना सर। वो मिलने के बाद उसका भुगतान की व्यवस्था होती है। ये आप लोगों को भी मालूम है कि वर्तमान में ऑफलाइन कोई भुगतान नहीं हो रहा है, सारा पेमेंट SNH पर पोर्टल से या CSMS पर से होता है। तो आप अपनी समस्या DM के माध्यम से ऊपर भेज दीजिए, वो कलेक्टर ऑफिस कुछ पत्र लाए हो तो नरेंद्र या सुभाष को दे दीजिए, तो उसको देखते हैं। थैंक यू सर। वो रेट हमको नहीं मिल पा रहा है। दूसरी बात, कहीं चावल कहीं से उठवा दे किसी गोदाम से और गेहूं कहीं से उठवा दे, इसमें समस्या आती है एक जगह से मिलने की। और तीसरी समस्या ये है कि गाड़ियों की दूरी अलग अलग है जिसमें समानता नहीं है। इसमें मेन समस्या ये है कि सामान दूरी की जाए और करवा जाए। ठीक है सर। 3 बातें रखी हैं जो वरिष्ठ कार्यालय स्तर की समस्या है। जैसे आपने एक बोला कि अनुबंध हमारा 65 रुपये से हुआ है, तो अनुबंध में वैसा उल्लेख नहीं, जब योजना लॉन्च हुई थी तब ऐसा बताया गया था, लेकिन वो करीब 50 रुपये, 49 रुपये, 48 रुपये अलग अलग सेक्टर के अलग अलग रुपये 2 रुपये का ऊपर नीचे है, जो मेरी अधिकतम जानकारी में जिलों में भी है उसके अनुसार है। मैंने अपने उद्बोधन में आप लोगों से कहा भी था कि समग्र रूप से जो भी आप लोगों की समस्या है ये पूरे प्रदेश की समस्या है, चाहे वो रूट को लेकर। आप जैसे बोला आपने कि गेहूं अलग से मिलता, चावल अलग से मिलता, तो मान लीजिए आप जिस ब्रांच पे हो वहाँ प्रदाय केंद्र की क्षमता सीमित दायरे में है, तो गेहूं तो हमारा वेरियस गोदाम में रहता है। 10 किलोमीटर के दायरे में तो आपको जाने की स्थिति, पहले तो 30 किलोमीटर उस प्रदाय केंद्र में 30-40 किलोमीटर के गोदाम में तो जाना पड़ता था, लेकिन वो सुविधा आपको ऑलरेडी प्रदत्त की जा चुकी है। 10 किलोमीटर के दायरे के गोदाम से आपको उठाने की बाध्यता है। और जगह यदि उपलब्ध प्रदाय केंद्र में नहीं होती, क्योंकि चावल, नमक, शक्कर, अन्य जिन्स की खरीदी होती है, मूंग की, चने की, वो भी स्टोरेज रहता है, तो गेहूँ जरूर हमारा JV के जो गोदाम होते हैं उसमें भंडारित रहता है। वो सहयोग तो बना के आपको चलना पड़ेगा।
उतना जरूर है। बाकी जो अन्य बातें हैं वो शासन के वरिष्ठ स्तर पे आप लोग जो ज्ञापन तैयार करोगे उस माध्यम से उसका समस्या का निराकरण होगा। कुछ ऐसी जगह जहाँ पर कांटा हुआ मिलता नहीं, उनको 18 और 20 किलोमीटर भी होना चाहिए, उनको कांटा करवा के भेज देते साहब जी कल बैठते। तो सर नेक्स्ट बार में जब भी जैसे चुनाव केंद्र बने तो उनको पहले या तो हमारे द्वारा सूचित कर देंगे सब इन जगह पे कांटा हो तो आप गेहूं की तुलाई करवाने के बाद में हम भी करीब करताओं को भी परेशानी आएगी। और ऐसा कुछ दिनों में और भी होगा कई जगह। और कुछ जो मालिक हैं फिर हाउस मालिक बोले कांटा बंद है आप आ जाओ, देखो ऐसी समस्याएं सब रावण के आसपास मुझे नजर आ रही है और परेशानी है। नोडल एजेंसी है, जिस कांटे से सामान्यतः जो व्यवस्था होती है कि गोदाम में जिस कांटे से जमा हो उसी कांटे से सामान्यतः डिलीवरी दी जाती है। परिस्थिति जन यदि मान लीजिए वहाँ कांटा खराब है तो जो नजदीकी कांटा होता है उसे देने का प्रावधान होता है। तहसील से 17-18 किलोमीटर दूरी पर खैरखेड़ा ग्राम में ग्राम से वहाँ से अधिकतर माल होता है, 30 किलोमीटर हमें कांटा करवाने आना पड़ता है। इससे तो क्या कांटा उनके परिसर में नहीं है, खराब है वो एक अलग बात है। कांटा है तो आप वहाँ पर हमारे जिला प्रबंधक महोदय से यदि उस गोदाम से वो आपको डिलीवरी करा रहे हैं तो कांटा सही कराने की जवाबदारी संबंधित गोदाम संचालक की है और उसके नोडल एजेंसी भंडार गृह निगम है। ये उनका दायित्व है कि वो कांटे को सही कराएं और वो करेंगे तो उसके लिए वो कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। कांटे ही नहीं है सर, उनके राउंडों में कई जगह पर उनको माल तो नजदीकी कांटे से है उसको आप 20 किलोमीटर अधिकतर हमारा क्या 10 किलोमीटर आप जाते हो फिर वापस भरी गाड़ी लेके आते हो, मतलब खाली गाड़ी पहले कांटा करा के आप 10 किलोमीटर दूर गए, 10 नहीं 12-15 गए, 15 वापस भी आए 30। वो प्रदाय केंद्र से वो गोदाम कितनी दूरी पे? गोदाम है ये खैरखेड़ा की है, अपने जिला भोपाल की सीमा पे आ रहे हैं हम आगे में, तो 17 किलोमीटर मतलब भाई 10 किलोमीटर के दायरे में तो उनको लाके देना है, 2-4 किलोमीटर आगे उचित तरीके से कोई बात हो तो वो आप अपने ज्ञापन में ऐड करवा दीजिए। बात यदि ऐसी है तो आपकी समस्या क्या है? मधुसूदन गौतम, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से मधुसूदन गौतम। सर हमको पूर्व में जो चालान की प्रति थी वो 4 दी जाती थी और अब हमको 3 दी जाती है। तो पूर्व में क्या था, हमको एक तो उसी समय रख दिया जाती थी नाम में, एक सेल्समैन के पास जाती और एक हमारे पास जो पावती होके आती वो हमको हर महीने फाइल बना के देना पड़ती थी पुनः नाम को, और एक हम हमारे पास रखते थे। पर पिछले 1 से 1.5 वर्ष के बाद हमें 3 प्रत देना चालू करी तो हमारे पास आज की तारीख रिकॉर्ड मांगा गया तो हम किसी प्रकार से इसके लिए थोड़ा मार्गदर्शन आजकल तो ऑनलाइन सिस्टम पे काम होता है, आप भरते हो डायरेक्ट जनरेट होती है वो दिखती है, तो दुकानदार को भी दिखता है कि मेरी गाड़ी भर गई है, तो वो चीज़ कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, तो एक सामान्य सी बात है। इसको तो आपसी सामंजस्य, भोपाल में भी पहले मान लीजिए प्रिंट देते थे, आजकल हम एक प्रिंट दे रहे हैं, कभी नहीं भी दे पाते हैं क्योंकि शासन से हमको भी स्टेशनरी का बजट एक सीमित प्रावधान के तहत मिलता है, तो उस कारण से भी हो सकता है कि वो प्रिंट की कॉपी आपको जो 3, 4 या 2 जो दी जा रही है उसमें हो सकता है, लेकिन ऑनलाइन वो सब चीज़ें जनरेट होती है। फूड से कहते हैं कि एक हमारे जिले के जिला नियंत्रक जी उपस्थित हुए हैं। मैं आप सभी का से अनुरोध करूँगा कि कदरदानी के साथ में उनका जोरदार स्वागत किया जाए। आदरणीय चंद्रभान सिंह यादव सर बैठे। स्वागत करता है और मध्य प्रदेश के जितने भी परिवहन करता है
उनको आज हमने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया था। चूँकि लगभग पूरे मध्य प्रदेश में 895 परिवहनकर्ता हैं, इसलिए हमने एक जिले से 2 से 3 प्रतिनिधित्वकर्ता के तौर पे जिलों को ही व्यक्तियों को ही आमंत्रित किया है। ऐसी व्यवस्था बनाई गई थी सर। अब मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सर आपका आशीष वचन हम सभी लोगों को प्राप्त हो। आदरणीय चंद्रभान सिंह जादव सर। आज मुख्यमंत्री युवा अनुरूप परिवहनकर्ता के रूप में पूरे प्रदेश से यहाँ पे उपस्थित परिवहनकर्ता आप सभी का भोपाल में स्वागत है। और जैसा कि अभी संक्षेप में बताया गया था कि लगभग 2.5 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं आप लोगों को इस विभाग में परिवहनकर्ता के रूप में कार्य करते हुए। तो मैं बताना चाहूँ कि जब ये मुख्यमंत्री युवा अनुरूप योजना जब लागू हो रही थी उस समय मैं विंध्याचल भवन जो खाद्य विभाग का मुख्यालय है वहाँ पे ही डिप्टी डायरेक्टर के रूप में काम कार्यरत था और सीएम साहब के समक्ष प्रेजेंटेशन हुआ था इस योजना के बारे में। और काफ़ी सीएम साहब ने इस योजना की तारीफ भी की थी, कहा था कि हमारे युवाओं को इस योजना के माध्यम से रोजगार प्राप्त होगा और अधिक से अधिक लोग इस कार्य से जुड़कर विभागीय कार्य के साथ साथ सामाजिक कार्य भी कर सकेंगे। और जैसा कि पहले से सभी को पता है कि विभाग में जो पुराने परिवहनकर्ता आप लोगों के आने के बाद से विभाग में जो विभागीय योजना है उनका संचालन बहुत पारदर्शी और अच्छी तरीके से होना शुरू हुआ है। अदरवाइज पहले कितने लीकेजेस, डाइवर्सन्स और अनियमितताएं होती थी वो सभी को पता है। और हाँ, अभी भी कई जगह कुछ ये बातें सुनने में आती है कि आप पुराने परिवहनकर्ता ने ही कहीं इसमें अपने लोग लगा दिए हैं और आज भी आप लोगों को उसमें ऐसे परिवहनकर्ता नियुक्त किया गया है। तो काफ़ी नए युवाओं को इसमें इस योजना में लाभ मिला है। और जहाँ तक कि सफलता की बात है कि यहाँ काफ़ी कुछ सफलता भी नहीं, कुछ समस्याएं भी रही हैं। और निश्चित रूप से जब से SLA स्पर्श का जो सॉफ्टवेयर भारत सरकार ने लागू किया है तो उसके बाद से आपके बिलों के भुगतान में निश्चित रूप से समस्या आ रही है। और मैं स्वयं भी देख रहा हूँ कि हम लोग भी लगातार प्रयास करते हैं कि बार मुख्यालय से बात करना होता है। अब चूंकि इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इन्वॉल्वमेंट हो गया, पहले नहीं था कि स्टेट गवर्नमेंट तक ही या भोपाल मुख्यालय तक हमें बात करनी होती थी। अब क्या हो रहा है कि वो चैनल ये सिस्टम इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कि वो भारत सरकार का सॉफ्टवेयर है और फिर सेंट्रल ट्रेजरी तक ये फाइल जाती है, ई फाइल बन के जाती है। और स्टार्टिंग में शुरू में जब पहली बार ये लॉन्च हुआ था तब तो काफ़ी दिक्कत रही लोगों को। बिल गलत बन रहे हैं, वेंडर गलत बन रहे हैं, तो कई समस्याएं, कई बार बिल रिजेक्ट हो रहे हैं। तो सबके फोन आते थे। मैं भी ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ा हूँ, भोपाल के जो परिवहनकर्ताओं ग्रुप है उसमें भी बहुत सारे मैसेज आते हैं, मैं पर्सनली देखता भी हूँ। और जैसे ही मैसेज आते हैं हम लोग ऊपर अपने मुख्यालय से बात करते हैं कि कैसे भी करके इनका नाटक कराएं। और भोपाल में तो क्या होता है कि कई बार परिवहनकर्ता स्वयं मुख्यालय पहुँच जाते हैं क्योंकि या बैंक लेवल पे पेंडिंग है तो फिर परमार साहब उधर भी बात करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कोशिश करते हैं जितने समस्या के निराकरण जितना त्वरित या तीव्र गति से हो सके। तो पर सबको पता है कि टेक्निकल चीज़ों की अपनी एक सीमाएं होती हैं, कई बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में भी नहीं होती है। और जब तक ये मैनुअल वर्क होता था तो ये है कि हम रात को 12 बजे भी कोई फाइल करनी है तो कर सकते थे। लेकिन आज ये नहीं, आज जो मेरे लॉगिन में मैंने अपने बोल के रखा है, जो गीता मैडम है जो इस काम को देखते हैं कि जैसे ही आपके बिल आते हैं तो तत्काल, और हम लोग नान में भी कोठारी साहब भी बैठे हुए हैं तो हम लोगों को कोऑर्डिनेशन भी अच्छा है। जैसे मतलब श्रुति मैडम जो यहाँ पे नागरिका काम देखती है वो तत्काल मुझे मैसेज कर देंगे कि साथ मैंने बिल आपके लॉगिन भेज दिए हैं, वीडियो लॉगिन में आ गए हैं, तो तत्काल मैं उसको जितना जल्दी हो सके कि वो आगे बढ़ जाए। इवन हम लोग देखते भी नहीं कि मतलब थोड़ा बहुत मतलब एक सरसरी निगाह पर देख लें कि हाँ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, कोई रिजेक्ट होने की संभावना तो नहीं। अदरवाइज हम लोग विदिन 2 घंटे 3 घंटे का है तो ये मान लीजिए आप 2-4 दिन वहाँ पर बिल पेंडिंग हो जाते हैं। पर जैसे जैसे लोग समझ में आएगा वो अपनी टेक्निकल मतलब टेक्नो फ्रेंडली हो गए तो वो लोग समझेंगे। निश्चित रूप से भविष्य में आपके बिल को लेकर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। बाकी अच्छा लगा कि आप लोगों ने ऐसा एक प्रांतीय स्तरीय सम्मेलन या राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया, क्योंकि आपकी एकजुटता जितनी रहेगी उतनी आपकी मजबूती रहेगी। क्योंकि संगठन में के रूप में आप काम करेंगे तो किसी भी जिले में कोई एक जैसे
बहुत सारे एग्जांपल्स मैं बताऊं कि जब ये सिस्टम नया नया आया था, मैं रीवा में भी मैंने नौकरी की है, जबलपुर में भी की है, ग्वालियर में भी की है, गुना भी। तो रीवा जबलपुर वाला जो बेल्ट है वो थोड़ा अलग है, मतलब डिपार्टमेंट के लिए बहुत क्रिटिकल है। वहाँ पे परिवहन करताओं से योजना या वहाँ FPS वालों से या उपार्जन का काम कराना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो वहाँ पे भी मैंने देखा कि मतलब वो एक मोनोपोली बनी हुई है। वहाँ उपार्जन के टाइम में एक ही व्यक्ति का टेंडर 4-4, 5-5 जिलों में है और वो गाड़ियाँ लिस्ट देता था कि साहब मैं 200 ट्रक लगा रहा हूँ, और पता चला कि फील्ड में 70 ट्रक रहते थे और वो रोटेट करता था। सिवनी में उसने वहाँ से ट्रक भेज दिए, वही बालाघाट में भेज दिए। तो इस तरीके से कॉम्प्लिकेशन बहुत सारे आते थे अपने नौकरी के दौरान। पर जैसा मैंने देखा कि जब से आप लोगों ने इसमें प्रबंधकता काम लिया है तो काफ़ी कुछ सुधार हुआ है सिस्टम में। और आप लोग चूँकि सभी युवा हैं और इस काम को धीरे धीरे सीख गए हैं और बहुत अच्छे तरीके से संपादित कर रहे हैं इस काम को। तो मैं आप सबके लिए शुभकामनाएं देता हूँ कि आगे भी आप लोग विभाग में इस कार्य से जुड़ के और अच्छा काम करेंगे और विभाग भी निश्चित रूप से आपके लिए कुछ अच्छा और प्रयास करेगा कि जितना जो आपकी समस्या अभी आ रही है वो समस्या आपका त्वरित निराकरण हो सके। और कई बार ये होता है कि शुरू में जब ये SMS पर्स के माध्यम से पेमेंट शुरू हुआ तो आप लोगों को चूंकि EMI आपको टाइमली पटानी है, बैंक किसी का सगा नहीं होता है तो उसको जिस टाइम पे EMI काटना है उसको चाहिए, अदरवाइज फिर आपका सिविल स्कोर खराब होगा, आपको और भी दिक्कत होगी। तो ये स्थिति होती थी कि शुरू में पेमेंट डिले हो रहा है, हमारे को पेमेंट नकद में चाहिए, कैश में चाहिए, पेट्रोल और डीजल आपको डलवाना ही है, बिना उससे गाड़ी नहीं चलेगी। तो ये सिस्टम हो गया था कि अब हमारे हाथ में नहीं था, हमने जितना जल्दी कर सकते पेमेंट के लिए प्रोसेस हमने पूरी कर दी, लेकिन उसके बाद भी पेमेंट नहीं आया। 6-7 दिन हो गए, लोगों ने गाड़ियाँ खड़ी करके हम काम नहीं कर पाए, कहाँ से पेमेंट करें। तो हम लोगों ने बैठ के कोठन साहब भी थे, नाम वेयर हाउस और मिलके, अब चूंकि पेट्रोल पंप वालों हमने कन्विंस कराया कि भैया आप तो एक काम करो, इनको कुछ समय के क्रेडिट पे डीजल या पेट्रोल दे दो, ये हमारी गारंटी है, हम इनका पेमेंट आपको करवा देंगे। क्योंकि विभाग से जुड़े हुए हैं पेट्रोल पंप डीजल वाले, तो और भी आर्थिक दिक्कतें होंगी। तो वो लगा कि साथ में हम लोग चूंकि टीम वर्क के रूप में काम करते हैं, हम लोगों के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कि वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन हो गया, चाहे नागरिक आपूर्ति निगम हो, चाहे फूड डिपार्टमेंट हो, नापतोल हो जाए, और भी जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट है, हम लोग आपस में तालमेल के साथ काम करते हैं। कोशिश रहती है कि चूंकि आप हमारे इस चूंकि परिवार का एक नया हिस्सा हो, खाद्य विभाग काफी पुराना विभाग है, पर आप एक एज ए परिवहन करता विभाग से अभी कुछ वर्षों में ही जुड़े हो, तो आपको कोई समस्या ना हो। जैसा होता है कि परिवार में छोटा बच्चा है तो सब लोग चाहते हैं कि वो अच्छे से बड़ा हो पाए, तो उसको कोई समस्या ना हो, गिर ना जाए, कट ना जाए, तो वो वैसा जो एक फीलिंग आती है। तो हम लोग ये लगता है कि आप लोग क्योंकि अभी 2-2.5 साल ही हुआ है विभाग में से जुड़े हुए, तो आगे भी आपको समस्या ना हो। धन्यवाद सर आपके आशीष प्रश्नों के लिए। हमारे पास तो हंटर है, हम हंटर बार काम कराएंगे, लेकिन क्या होता है जब तक आप समस्या नहीं सुनेंगे और आप उसका निराकरण नहीं करेंगे तब तक वो मुझे मालूम है कि काम आसान भी नहीं होगा। सर मैंने एक ही मीटिंग ली 5 महीने में, वो सब मैंने परिवहनकर्ताओं के लिए थी, उसके अलावा मैंने किसी से मीटिंग नहीं ली थी। उपलब्धता न होने के कारण ही समस्याएं आ रही हैं, उन व्यवहारिक समस्याओं की वजह से ही हम उठाव में पीछे हैं सर। समझ रहा तेरी बात। चुप रहो। मैं हमारे सभी जिले के जिन प्रतिनिधियों का अभी हमने सबसे पहले तो इस कार्यक्रम के आयोजन करने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों की समस्याओं के लिए आपको अपनी कॉमन समस्याओं के लिए आपको एक मंच दिया गया और हमको आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राज्य सरकार ने 3000 कुंटल आप परिवहन करेंगे और 3000 कुंटल परिवहन करने के लिए आप 4000 किलोमीटर चलेंगे। ठीक है, ये आप नीति में भी था और उद्देश्य में भी था। जो भी आज हितग्राही 4000 किलोमीटर गाड़ी चला रहा है उसको हम 65 रुपये दे रहे हैं। ठीक है, जब मुद्दा ये आया है कि हमने रिमोट एरिया का कैलकुलेशन किया था, जब योजना बना रहे थे, मेरे खुद मतलब इस योजना को शुरू से आखिर तक इम्प्लीमेंट करने
तक मैं उसमें जुड़ा हूँ। आज भी स्टडी किया था कि आप हमारे किसी परियोजना को अधिकतर कितनी दूरी तक जाना पड़ सकता है। तो मंडला या जहाँ इश्यू सेंटर नहीं थे वहाँ ये स्थिति बनी, तो उस कैलकुलेशन के आधार पर आपकी वायबिलिटी निकाली गाड़ी परिवहन करने की। तो उसमें हमने जो कट ये लगाया कि जितना किलोमीटर आपकी गाड़ी चलेगी या नहीं चलेगी उसमें डीजल की खपत कितनी कम होगी, वो डीजल की खपत की राशि को हमने माइनस किया। ठीक है, एक मुद्दा तो इस मामले में आपको क्लियर होना चाहिए कि आपके रेट में 65 रुपया क्यों नहीं दिया जा रहा है। ओके, साथ में इसमें दूसरा फैक्टर ये हमने इन किया था कि अगर डीजल के रेट बढ़ेंगे तो हम आपका रेट बढ़ाएंगे। जिस रेशियो में अगर आज 90-91 रुपये है, कल से अगर आपका डीजल का भाव 100 रुपये हो जाएगा तो वो जो आपका एडिशनल डीजल खर्च होगा वो हम आपको इस परिवहन में ऐड करेंगे। इसलिए हम लोगों ने 5 रुपये कुंटल का मार्जिन रखा था। भारत सरकार ने 70 रुपये अलाउ कर रखा है। ओके, पर अगर डीजल के रेट अप्रत्याशित बढ़ते हैं तो राज्य सरकार कोई अतिरिक्त खर्चा नहीं करेगी, वो आपको उस 5 रुपये में आपका एडजस्ट करेगी। ओके, ये तो बात रही डीजल की। अब कल्याण के लिए दो माननीय मंत्री जी के निर्देश पर हम लोगों ने कहा कि 1-2 जगह असामयिक डेथ हो जाने के कारण उनके परिवार को बहुत आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, तो 3 बीमा योजना हम लोगों ने निर्देश जारी किए थे, जिसमें 2 भारत सरकार की अटल पेंशन थी और एक नेशनल पेंशन थी, जिसमें कि केवल दोनों स्कीम में केवल 420 रुपये आपका साल में। समझता हूँ कि इस योजना में आप सब लोग जुड़ गए होंगे। नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ बैंक में जाइए, सेंट्रल बैंक में जहाँ आपका अकाउंट है, वो एक सिंपल फॉर्म देगा, आपका आधार नंबर देना है, साइन करना है और करके दे दीजिए। भगवान ना करे किसी के साथ भी कोई घटना दुर्घटना हो तो उस परिवार को कुछ आर्थिक सहायता हम दे पाएँ। मैं समझता हूँ कि मैं खुद भी उस पेंशन स्कीम का मेंबर हूँ, मेरे पूरे परिवार के लोग मेंबर है उसमें। 60 साल की उम्र का कोई भी आदमी उसमें पेंशन, ना केवल आप बल्कि आपके परिवार और आपके भाई बहन उस सब को उस दोनों पेंशन स्कीम का लाभ लेना चाहिए। बहुत ही 420 रुपये में 400 रुपये में कुछ नहीं होता, साल भर में आपका बीमा उसमें कवर होता है। जब ये कहा कि 4 लाख में क्या होगा परिवार को इंश्योरेंस में, तो ये कहा कि नहीं है कि एक स्कीम और बनाई जाए। वो कंट्रीब्यूटरी स्कीम थी, उसमें लगभग प्रत्येक हितग्राही को 2600 रुपया साल का कंट्रीब्यूशन करना था और उसमें आपका 10 लाख का बीमा कवर होना था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से। हमारी तरफ से निर्देश भी जारी हुआ, पर आप ही की तरफ से बहुत सारे उसमें किंतु परंतु क्वेश्चन आए हैं। आज भी वो निर्देश यथावत है। अगर आप इस फोरम पे इकट्ठे हुए हैं, उस स्कीम में सब लोग एक सहमति से अगर मान लो भागीदारी होना चाहते हैं तो 2600 रुपये साल की किस्त है, वो 10 लाख रुपए का आपका बीमा उसमें हो जाएगा। ठीक है, तो आप विचार करिएगा, हमारा कोई वो नहीं है, हम केवल एक मध्यस्थ है आपके और बैंक के बीच में। डिपार्टमेंट का ना का उसमें कोई पैसा लगेगा, ना डिपार्टमेंट का कोई उससे पैसे से कोई इंटरेस्ट है, कुछ नहीं है। जो आप पैसा देंगे वो हम बैंक को ट्रांसफ़र कर देंगे और अगर किसी ने खुदा न खास्ता अगर किसी की कोई दुर्घटना होती है तो उससे 10 लाख का बीमा आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, एक ये स्कीम है। कुछ हितग्राही की डेथ हो गई है या कुछ हितग्राही ऐसे हैं कि जिनका कि वो गाड़ी चलाने में मतलब विलिंग नहीं है, उनकी गाड़ी नहीं चलाना, जबलपुर है, रीवा है, जो भी, उसमें हम लोग कैबिनेट में जा रहे हैं क्योंकि गोपनीय में, वरना फिर हम उसको है ना एक नए हितग्राही को पुरानी गाड़ी वैल्यूएशन करा के उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। ओके, एक तो ये हम उसमें प्रपोज कर रहे हैं। दूसरा, आप लोगों की तरफ से एक बार बार मुद्दा आता है कि साहब हमारी गाड़ी ज़्यादा चल रही है और हमको उतना डिस्टेंस का परिवहन नहीं मिल रहा है। कुछ जिलों से इस तरह की बातें आती हैं और सच भी है, क्योंकि हमको यहाँ से नहीं पता है कि आपका इशू सेंटर कहाँ है और आपकी दुकान तो डिस्टेंस का है, एरियल डिस्टेंस है या जो आपको गूगल मैप से डिस्टेंस है, और रोड मोटरेबल रोड क्या है, ये दैट इज डिफरेंट। डायरेक्टेड फूड का और मेरा और राज्य सरकार का आपको कम पैसे देने का कोई उद्देश्य नहीं है। हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है स्कीम में। हम 70 रुपये की जगह 55 रुपये खर्च कर रहे हैं। कहीं जिस भी जिले से आपके जिला समिति से डिस्टेंस का विवाद को करेक्ट करके भेजेंगे, हम सहर्ष स्वीकार करते हैं। पर हमने जिस आशा के साथ आप लोगों को काम दिया था या मंशा की थी कि ये आपका रोजगार है,
ये आपका इससे आपका परिवार चलता है। कुछ कुछ जिलों में इस तरह की घटनाएं सामने आने लगी है छुटपुट कि माल कहीं कम दे रहे हैं या कहीं अनलीगल गतिविधि में सम्मिलित है, जो कि अच्छी बात नहीं है। ठेकेदार कर सकता है, किंतु आपको इस बात को ध्यान रखना चाहिए क्योंकि आपके ऊपर सबकी नज़र है। आपकी गाड़ी लिखी है, बहुत सारे आजकल तो बहुत मीडिया है, फोटो खिंच जाता है, तो ये इस तरह की स्थिति नहीं होना चाहिए क्योंकि वो आपके लिए दुखदायी है। इंस्पेक्टर साहब जाएंगे, पंचनामा बनाएंगे, गाड़ी थाने में खड़ी हो जाएगी, आप परेशान होते रहोगे। मिला क्या 2 कुंटल गेहूं बेचा, 2 कुंटल चावल बेचा और लाखों का आपका, मतलब आपको परेशानी खड़ी हो जाएगी, गाड़ी खड़ी हो जाएगी, आपको 40,000 रुपये की किस्त कहां से भरोगे। दूसरी बात, अगर आपके साथ कोई अन्याय हो रहा है तो मेरा मोबाइल हमेशा आपके लिए 24 घंटे के लिए खड़ा है। आप बिल्कुल बताइए कि अगर आपके साथ कोई जोर जबरदस्ती कोई कर रहा है, आपने कोई गलती नहीं की, उसके बाद भी आपको कोई परेशान कर रहा है, तो बिल्कुल हम खड़े हैं। हम कहते हैं मुख्यमंत्री युवा अनुदोध योजना खाद्य विभाग का चाइल्ड बच्चा है, इसको 7 साल तक हमको, ताली मत बजाइए, मैं कोई वो नहीं कर रहा हूँ मैं, आपको हमको 7 साल तक पाल पोस के बनाए रखना है। 2 साल तो लगभग निकल गए हैं ठीक है। तो जिस योजना को हमने बनाया है, जिस योजना में हितग्राही को चयन किया है, जिस योजना से डिपार्टमेंट को लाभ हुआ है, ऐसा नहीं कह रहा मैं। सागर जिले में जो होंगे लोग, छिंदवाड़ा जिले में होंगे, तो राहतगढ़ खुल गया है, जेसी नगर खुल गया है, तो स्वाभाविक है जब आपको है ना सागर मुख्यालय से राशन लेना होता था, अब आपको राहतगढ़ से मिल रहा है, तो स्वाभाविक डिस्टेंस कम होगी। छिंदवाड़ा में बहुत सारे इशू सेंटर खुल गए। रीवा के जो लोग होंगे, रीवा में कुल 2 या 3 इशू सेंटर से काम ज़्यादा साहब भी रहे वहाँ के, बहुत आपने प्रयास किया कि साहब बहुत ही मुश्किल होती है कि कितने डिस्टेंस से लेने पड़ते हैं। तो जब नए 38 नए इशू सेंटर खुले तो आपकी डिस्टेंस कम हो गई। दूसरा इशू क्या हुआ कि आजकल तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हमसे पूरा डाटा भारत सरकार ने ले लिया, आपकी दुकान का, इशू सेंटर का, सबका, और उन्होंने अपना एक सिस्टम IIT वाले बॉम्बे दिल्ली वालों को लगाया और उन्होंने बता दिया कि साहब ये दुकान तो इतनी दूर है, आप इतनी दूर का भाड़ा दे रहे हो, तो जिसको बोलते हैं रूट ऑप्टिमाइजेशन। तो उसमें भी हम लोगों ने सब बात नहीं मानी उनकी, पर उसको एक बार रिवाइज करने के कारण कुछ स्थिति ऐसे निर्मित हुई। जो भाई साहब पीछे वाले बोल रहे थे कि हम जो 54-55 रुपये या 60 रुपये हमने आपके क्वांटिटी में शक्कर, नमक, MDF, ICDS, कल्याणकारी 3000 कुंटल में इस क्वांटिटी को नहीं जोड़ा था। ओके, हमने कहा था कि ये सरप्लस रहने दीजिए क्योंकि इसका रेट डिफरेंट है। कल भी आपके जो प्रतिनिधि कमिश्नर साहब से मिले थे, ये 4000 कुंटल करता कि इनकम पर विपरीत प्रभाव पड़े। तो याद होगा कि हमारे सब जो जिलाधिकारी हैं 10-12 जिलों के, आप लोगों को बुला के बोला गया था कि बताइए भाई आप सहमत हैं कि सहमत नहीं है। तो 38 में से घटकर वो 10-12 ही रह गए हैं, जबकि बहुत ज़रूरी है। दूसरा आप कह रहे हैं कि साहब वो हम ट्रैक्टर लगा रहे हैं, मतलब कंजस्टेड जगह होगी इसको जैसे ट्रैक्टर लगा रहे हैं ना शहरी क्षेत्र में। नहीं, तो मेरा आपसे ये कहना है कि आप अपने DSO साहब को इनको बोलो कि भाई दुकान ऐसी जगह खोलें, गांव में तो सब जगह मिल जाती है जगह। आप ठीक, मेरा आपसे ये कहना है हर जिले का कुछ न कुछ आपकी है ना समस्या है, लोकल लेवल पर भी है। एक एक समस्या का बात करना ठीक नहीं होगा क्योंकि आप लोग सब आए हैं। आपकी जितनी भी समस्या है वो आप लिख के अपने जो भी आपके प्रतिनिधि हैं उनको बताइए। सर एक निवेदन था, मैं छोटा सा। हाँ बताइए। जहाँ पर कि जितने परिवहनकर्ताओं की जरूरत नहीं है उससे 2 या 3 परिवहनकर्ता हमारी किस्त भी नहीं भर पाती टाइम से। चलो मैं इस मैटर को राजगढ़ जिला एकमात्र मेरे को पता है, जब हम नए सेक्टर बना रहे थे और जब उनकी क्वांटिटी देख बैठ जाए। थैंक यू सर। वो जब ये गलती हमारे जिला स्तर से हुई है कि उनने MDM, ICDS, शक्कर सब जोड़ के उनने सेक्टर बना डाले। स्कीम तो मुख्यमंत्री गरीब कल्याण की थी। अभी जब हम लोगों ने नए सेक्टर बनाने लगे तो वो सामने भी आई कि राजगढ़ में तो है ना। पर एक और मैं बता दूं, राजगढ़ में अगर मान लो हम लोगों ने ये कोशिश की थी कि जो एक विकास आ जा रहा है, मैं वही आपकी जो बात
मैं कह रहा हूँ ना, मैं आपको, और काफी समय से हम बता भी रहे हैं, हम जिला स्तर वो आप इस फोरम पे आए हैं, इस बात का निदान हम लोग हमें आप लोगों में जितने लोग बैठे हैं जो नहीं आए हैं, वो हमारे लिए सब जो 30-30 कुंटल की है, तो उसमें क्या है, सब 30 कुंटल के लिए मैं भी जाता हूँ, ये टिंकू भाई है, ये भी 30 कुंटल के लिए जाते हैं। मैं आपको पहले ही प्लीज बैठ जाइए है, तो डिपार्टमेंट विसंगति को दूर करने के लिए तैयार है। ओके, अगर आपकी कोई जिला स्तर से अगर परेशानी है तो हम जिला स्तर से उसको ठीक स्कीम अपन बीच में आप टोकेंगे तो फिर मैं बहुत सारी जो बातें हैं वो आपको भूल जाऊंगा कि जो मेरे को ठीक है। इंश्योरेंस में भी जैसे आप लोग सब इकट्ठे हैं, अगर आप लोग है ना जो अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं, अगर किसी इंश्योरेंस वाले से बात करिए कि अगर बल्क में 800 गाड़ी का कोई इंश्योरेंस करने को तैयार है तो हो सकता है आपको 25, 30, 40% आपको डिस्काउंट मिल जाए। आप इंडिविजुअल कराएंगे तो आपको ज़्यादा, अगर आप 800 लोगों के एक साथ कंपनी में किसी को बात करेंगे, साहब हमको इस गाड़ियों का इंश्योरेंस एक कंपनी से कराना है, तो मान के चलिए कि जो आपका इंश्योरेंस का जो पैसा है वो 30 से 40% आपका सेविंग हो जाएगा। ये आपके जो लोग हैं इनको इस बात पर विचार करना चाहिए। अभी जितना भी पैसा लग रहा है, हम लोग मंथली आपको पेमेंट कर रहे हैं, जो कास्ट शीट आप देखेंगे मंथली थोड़ा विलम्ब होता है। मैं मानता हूँ ये बात है कि नई व्यवस्था, पहले की व्यवस्था थी, भारत सरकार से हमको बजट अलॉटमेंट आता था, 4-6 महीने का बजट ट्रावल करके हमने नागरिक आपूर्ति निगम के अकाउंट में डाल दिया। जैसे ही आपका बिल पास होता था उस अकाउंट से सीधे आपके खाते में आ जाता था। मैक्सिमम 15 से 20 तारीख के बीच में लगभग 90% के लोगों को बिल आ जाता है। ठीक है, अब भारत सरकार ने क्या करके SMS पर उसमें बजट अलॉट नहीं करते हैं, वो हमसे बिल बनवाते हैं DSO साहब से, DM नान से, ये फिर है ना उसको पास करेंगे, यहाँ के ट्रेजरी में जाएगा, यहाँ की ट्रेजरी के बाद फूड डिपार्टमेंट दिल्ली जाएगा, दिल्ली के फिर अकाउंट सेक्शन में जाएगा, वहाँ से RBI दिल्ली में बॉम्बे जाएगा। 7 जगह वो बिल, 3 तो यही हो गए, इनके मित्र प्रबंधक DM साहब के, DM साहब और DSO साहब, 3 लेवल तो यहाँ हो गया। बाकी फिर यहाँ मुख्यालय ट्रेजरी, अब और उन्होंने कर दिया कि मुख्यालय ट्रेजरी नहीं, अगर मुरैना का बिल है तो वो उमरिया वाला चेक कर रहा है TO, वो वहाँ बैठ के आपत्ति लगा रहा है आपके बिलों में। हम उमरिया वाले को फोन लगा रहे भैया ये बिल कब से रखते बैठा तुम, तो ये भारत सरकार की नीति के परिवर्तन के कारण अब उनका है ठीक है, सबके पास लाइसेंस है भाई, हाँ बस ठीक है, अब आ जाओ तुम ग्राउंड में, ये पकड़ो गाड़ी की चाबी और इसको चक्कर लगवा कर आगे पीछे करके जरा दिखा दो कि तुम ठीक है। वो हम लोगों से उस टाइम हमको करवाना था। मैं मानता हूँ 90% लोग, 90% से ऊपर के लोग, मेरे पास अथेंटिक डाटा नहीं है, किंतु अपुष्ट खबरों से मेरे को, मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा हूँ कोई दूसरा गाड़ी चला रहा है, पर ऐसी कभी-कभी परिवार में कई बार प्रॉब्लम भी हो जाती है, बीमार हो गया, कोई रिश्तेदारी में जानी है, गाड़ी से माल उठाना है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके लिए भी हमारे फूड डिपार्टमेंट के जितने JSO और DM नान के जितने DM नान, उनके प्रबंधक, एक दिन में हम लोगों ने सबको ट्रेनिंग कराई। मैंने उनको समझाया कि भाई आप इनको दूसरा मत समझो, ये हमारे लोग हैं, नहीं आता कि कौन सा पैसा आया कौन सा नहीं आया। बेटे सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने चेंज किया है, वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का किया है, ठीक है, वो पैसा भारत सरकार के बिल से आता है। दूसरा सकल नमक MDM ICDS, इसका भुगतान पुरानी व्यवस्था के अनुसार ही हो रहा है, वो बहुत छोटा अमाउंट है, पर ऐसा नहीं हो सकता कि सकल का पैसा आ गया और नमक का पैसा लगाएगा, वो आएगा इकट्ठे आएगा, इसका एक ही बिल बनता है। अगर कोई आपको ऐसा उदाहरण है तो आप बिल्कुल हमको, अगर सिंगल बिल आपका है, कई बार क्या होता है वो इकट्ठे बिल आएगा, उसका टुकड़े नहीं होंगे। सकल नमक MDM ICDS का एक बिल है जो कि पुरानी व्यवस्था से हो रहा है, और जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में जिसका बड़ा कंपोनेंट है आपका, वो बिल अलग से हो रहा है। वो अभी जो आपका सकल नमक वाला जो हमारी मॉनिटरिंग से छुटा हुआ है, वी टू मॉनिटर रेगुलर, क्योंकि उसमें भी है ना वही प्रक्रिया है कि वो किसी स्तर पर वित्त प्रबंधक DM ना वेरीफाई नहीं हुआ है। तो एक चीज और कहूंगा मैं आपको कि आपका जो 3% का जो है ब्याज भुगतान, उसको आप बैंक में रेगुलरली पूछिए उनसे
कि आपको जो सूक्ष्म उद्यम डिपार्टमेंट से जो उद्यम क्रांति योजना है उसमें आपको 3% का ब्याज अनुदान दिया गया है। 9% से शायद लोन है, 3% ब्याज अनुदान आपको सरकार उद्यम डिपार्टमेंट देता है। तो अगर वो टाइम से आपके खाते में नहीं आएगा तो उतना इंटरेस्ट आपको लगता रहेगा। सर वो ईयरली आता है या हाफ ईयरली? बता पाएंगे तो आप उसकी जानकारी लीजिए। बैंक वाले लिख के दे देते हैं सर। क्या लिख के देते हैं? हमने कर दिया है आपका अप्रूव। राजगढ़ सर वो अभी हम गए थे राजगढ़ में सभी लोग, बाकी वो कह रहा उनकी आईडी वगैरह ही नहीं है सर। ठीक है, ये हमारी मॉनिटरिंग में रहेगा। मैं इसको है ना एक हमारे डीएसओ का एक लघु बैंक वालों के साथ हम अपने डिपार्टमेंट के अधिकारियों को इसके बारे में एजुकेट कर देंगे, सभी को एजुकेट कर देंगे। 40 साल हो गए अभी तक नहीं मिला है। हाँ, आपको मिलेगा नहीं, आपके खाते में जाएगा। खाते में मतलब खाते में नहीं आया। मैं खुद आपको बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ ना आपको, उसको आपको देखना है, आपको अपने बैठ जाइए, बैठ जाइए सर, बैठ। मैं कहाँ क्यों मतलब रेगुलर पेमेंट? हाँ सुन रहे हिंदी में मत बताओ भाई, आपके ये लोग जनप्रतिनिधि को आप लिख के दीजिए, ओरली कोई रिकॉर्ड नहीं होता। आपने है ना सत्यनारायण कथा सुनी प्रसाद मिला, तो वैसा ना करना। आप जो बोल रहे हो अपनी समस्या को आपके जो प्रतिनिधि जो भी आपके हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि है, जिसको भी आप मानते हैं अपने प्रतिनिधि, उनको आप लिख के दीजिए। पेमेंट में अभी हम लोगों को SMS का स्टॉक पेमेंट में बहुत परेशानी, जब से इंटर डिस्ट्रिक्ट कर दिया ना दूसरे ट्रेजरी वाला, जब से भी हम तो उसके साथ 8-10 जिले वालों ने उसके जाके हुआ, उसके बाद भी विदिशा है ना, उसके बाद भी विदिशा पेंडिंग है मेरी जानकारी के साथ। सर मैंने डीएसओ साहब ने फोन नहीं किया कि मेरे जिले का रह गया है। और बताऊं जब है ना विदिशा और हरदा का जारी हुआ बजट अलॉटमेंट, जब भी आपने डीएसओ को फोन नहीं किया कि साहब मेरा जिला क्यों छूट गया। मेरे को किसी से कोई वो नहीं है, पैसा भारत सरकार का है, पैसा राज्य सरकार का है, पैसा आपकी मेहनत का है। मैं बिल में कुछ नहीं सुनूंगा, आप लिख के दो सब उसमें। आप मैं लोग नोट भी नहीं कर रहा हूँ, बोलो किस आएगा। आपका जो प्रस्ताव आ चुका है और उसकी वजह से जो आपकी खेजड़ा, क्या नाम गाँव का? गुलाबगंज नहीं, 1100 से पहले हाँ खेजड़ा बदले में आपका नया जेवी का गोडाउन है अटारी खेजड़ा। मैं रहा हूँ वही विदिशा, मेरे को पता है। अटारी खेजड़ा में आपका गुलाबगंज का इशू सेंटर शिफ्ट कर रहे हैं, आप धैर्य रखें, संबंध अगले महीने से मुझसे चलता है। एक निवेदन करना था सर, मेरे सर जो आपने बताया ना सर 4 जगह से माल उठता है सर, और लोकल में सिटी से उठता है, तो जो शोरूम पे डली है सर गाड़ी, वो उनके पास पार्ट्स नहीं मिल रहा है सर, 1-1.5 महीना हो गया सर। फिर तो ये इंटीमेट करोगे तो मैं कंपनी वालों को बुलाएंगे, भेज सकूंगी सर। वो गाड़ी में जो स्पेसिफिकेशन होती है ना सर, वो भी पूरी है नहीं उसमें सर, जो रहती है सर उसमें, और तो शोरूम में पड़ी, उनके पास सामान नहीं है सर। मैं 2 महीने से गृह से किस्त भर रहा हूँ सर। मेरे भाई अगर मान लो ये बात हमारे स्तर पर नहीं आएगी तो हम कंपनी से कैसे बात करेंगे? सर मैंने लिखित में दे दिया सर। चलिए ठीक करते हैं आप, उसके हिसाब से नहीं होगा, दुकान के दूरी के मान से होगा भाई। जो सिद्धांत है ना, जो सिद्धांत है कि आपका अगर कोई दुकान 10 किलोमीटर है तो राउंड ट्रिप दूरी में 70 किलोमीटर के हिसाब से 10 और 10 20 और 5% एडिशनल परिवहन का जो कैबिनेट से अप्रोच है, अप्रूव्ड है, उससे मैं बाहर भी प्रॉमिस नहीं कर सकता हूँ। जो कैबिनेट से उस बाहर से मैं वक्त निकलूंगा, ठीक है? आप भोपाल के हो ना, मैं बैठ जाऊँ। टोल टैक्स का तो इंक्लूड करके बिल बनाना चाहिए। हाँ, लेकिन आज तक भुगतान नहीं किया गया किसी भी जिले में। मैं मानता हूँ जी। और दूसरे स्तर जो TDS शो नहीं हो रहा है इस साल। आपका TDS कहाँ कट रहा है भाई? कट रहा था, बंद कर दिया। TDS GST से सब मुक्त हो गया।
नहीं सर, अप्रैल 2024 की बात, अप्रैल 2024 से। तो वो तो आप अगर टीडीएस का कहता है इनकम टैक्स से रिफंड लेना पड़ेगा, बाकी दूसरा रास्ता नहीं है। मैं बताऊंगा, ऑटो ने चेक किया, रजिस्टर्ड गाड़ियाँ है, तो गाड़ी इसका भी ऑनलाइन बिल सबमिट नहीं हुआ है। तो 1.5 साल से मैं कौन से जिला है? नहीं तो ऑफलाइन करना पड़ेगा, सितंबर से मिलेगा, उससे पहले नाम वाला करेगा। ठीक है, आपकी जो भी समस्या है वो आप लिखित में उन तक पहुँचाएं, चाहे तो वो आप हमारे माध्यम से भी पहुँचा सकते हैं या आप सीधे तौर पर भी विभाग को दे सकते हैं। कंट्रोलर साहब का नहीं करोगे तुम? सभी अतिथिगणों का से अनुरोध करता हूँ, सभी खड़े हो जाए। आज मुख्यमंत्री अनुभूति योजना के मध्य प्रदेश के समस्त परियोजना आप सभी लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं कि आपने समय निकालकर इस कार्यक्रम में आप हमें उपस्थिति दर्ज कराएंगे और हम सभी की जो पीड़ा है उसको सुनने का प्रयास किया है। थैंक यू भाई सभी का। मैं बेटू आपकी जितनी प्रॉब्लम होगी मैं मतलब एडिशनल 1 घंटा ऑफिस बैठ के और निपटाने की कोशिश करिए भैया। ये बस बिलों की समस्या तो एक ही सबसे बड़ी समस्या है पेमेंट की। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे। मैं पंचायती सभी अतिथियों से आग्रह करूंगा कि सब बाहर भोजन की व्यवस्था पूर्ण हो चुकी है। थैंक यू भाई सभी को। खनियाना से तो नहीं हो? खनियाना और बदरवाल वाला बहुत तंग किया है भाई। मैंने बात नंबर में दे दूंगा सर। मैं सभी भाइयों से अनुरोध करूंगा कि समस्त हमारे अतिथिगणों को भोजन करने दें, उसके बाद में जो भी चर्चा है वो करते रहेंगे हम लोग। मैं समस्त हमारे अतिथिगणों का से निवेदन करता हूँ कोई भी समस्या हो तो ऐसे बोले यार, ये उसका क्या तरीका हो सकता है? कैसे भैया भाई साहब हाथ जोड़ता हूँ। हाँ हाँ सर बस गरीब आदमी अपन से नहीं बोल सकते। हाँ दिया करता हूँ कि आप लोग ने यहाँ आकर के और इस कार्यक्रम को इतना अच्छा रिस्पॉन्ड करते हुए जो कार्य किया है उसके लिए मैं सबका अपने हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूँ। सभी का धन्यवाद बहुत। और इसी के साथ ही अपन ये चाह रहे थे, अभी जो अपना ग्रुप है, जो ये अपना मुख्यमंत्री युवा अन्न योजना का ट्रांसपोर्टर संगठन के संदर्भ में अपन जो सभी लोग बार बार यही प्रयास कर रहे थे कि अपन एक संगठन बनाए, तो उस पर जो अपन चर्चा करना चाह रहे थे, तो एक तरह से अगर सभी का मत है तो अपन इस अपने संगठन को रजिस्टर्ड करना चाह रहे हैं। अगर सभी का मत हो तो जिसका भी इंटरेस्टेड, मतलब जो अगर सभी लोग इंटरेस्टेड है तो हाँ। और सबके बहुमत से ही अपन अपने जो अध्यक्ष बनाएंगे, अपने जो क्या बोलते संभागीय स्तर पे जो भी बनाएंगे, तो सभी आप लोग के अपने सबके बहुमत से पारित करेंगे और उन्हें आगे चल करके अपना कार्य भी मतलब पूर्ण दायित्व से निभाना पड़ेगा। और फिर एक बार जो आपने एक बार प्रण चाहा था कि सबसे पहले
अपन अभी जो जितने डिस्ट्रिक्ट स्तर से जितने भी जिला वाले जो लोग अपने यहाँ आए, सभी से अपन ने सभी के लीडर सभी डिस्ट्रिक्ट वाइज अपन ने बोल दिया और सभी ने अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के लीडर अपने को बता चुके हैं। तो अब मैं ये चाह रहा हूँ कि सभी लोग अपना एक मत दे दें कि तो आए आगे और अपन अपनी मीटिंग का अभी स्टार्ट कर लेते हैं। अब मैं आप सभी पर ये छोड़ रहा हूँ कि अपन को अध्यक्ष का गठन कैसे करना है। इसका दो तरीका है, या तो सब अपना सेपरेट ऐसा मत दे दे या फिर अपन एक पर्ची वाला सिस्टम कर लेते हैं कि ओवरऑल जो भी चाहते हैं कि हम इनको अध्यक्ष बनाएं तो सब लोग अपनी एक पर्ची ले लो, उसी पर नाम लिख के दे दो। क्यों आर्यन भाई आगे क्या क्या करना है? मेरे ख्याल से एटलीस्ट अभी देखने में वैसे भी आ रहा है 80-90% मत उनके इधर है, 10-15% हमें कार्य करना है लंबे समय तक और लंबे समय तक कार्य करने की एक ही पद्धति होती है कि मिलकर चलना है। आज अगर किसी चीज का मत हम देंगे तो हमारे मत के माध्यम से जो भी अध्यक्ष अपन चयनित करेंगे वो अध्यक्ष चयनित होने के बाद प्रॉपर तरीके से वैसा काम करेगा। ये चीज का आश्वासन ही पूर्ण तरीके से नहीं किया जाएगा, इसलिए एक समिति बनाई जाए। मेरा मत ये है कि एक समिति बनाई जाए, जो समिति एक व्यक्ति के माध्यम से काम ना करे या पूरी समिति काम करे, तो समिति के ऊपर एक अध्यक्ष बना दिया जाए ताकि समिति हर समय पे अगर किसी भी तरीके से किसी कोई समस्या हो रही है या कोई चीज ऐसी है एक अकेला व्यक्ति करी हो। हाँ, वो एक अलग बात है कि संगठन अभी अपना पूरी तरीके से बना नहीं है, पर मेरा मानना ये है कि अपन पहले जिला अध्यक्षों का चयन अच्छे तरीके से कर लें, फिर जिला अध्यक्षों का सबका मत लिया जाए, क्योंकि अपन इस तरीके से काम नहीं करेंगे कि अकेला अपन ने प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया और प्रदेश अध्यक्ष डायरेक्ट बताएगा कि ऐसा करना है कैसे नहीं करना है। क्योंकि मैंने देखा है कि जो ग्रुप बनता है, आप लोग भी देखते हैं, क्योंकि जो सभी हिंदुओं का एक कॉमन ग्रुप है, उस ग्रुप में तरह तरह के मैसेज आते हैं, कोई लड़ रहा है, कोई अलग तरीके का, कोई हंसी मजाक, सब तरीके के मैसेज होते हैं। आप सभी लोग देख रहे हैं, मैं अकेला देखने वाला नहीं हूँ, बाकी आप भी देखते हैं, सभी लोग देखते हैं। मेरा मानना ये है कि जैसे मान उस तरीके से पद बनाए कि अपन कार्यकारिणी जो अपनी भी जो भी समिति बने उस समिति में अपने पास एक प्रॉपर तरीके से कहने के लिए हो कि भाई ये व्यक्ति से अगर नहीं करवा पा रहे हैं तो हम इनसे कह पा रहे हैं। और एक अकेले व्यक्ति को अगर अपन चयनित करते हैं तो वो व्यक्ति कभी ना कभी सामने आता है कि भाई आज इस व्यक्ति को अपन ने चयनित कर लिया, उस व्यक्ति की जैसे मान के चलो टारगेट कर लिया। अधिकारी कोई भी व्यक्ति एक व्यक्ति को टारगेट करता है, ये चीज आप मान लीजिए। जैसे अपने मियाँ जी हैं, आज ये अगर मेहनत कर रहे हैं, आज अगर इनको कोई अधिकारी का टारगेट करेगा ना तो कहीं ना कहीं ये परिवार को लेके चल रहे हैं और ये एक पूरे ऐसे परिवार को मेंटेन किया। मैंने बोला था या नहीं बोला था आपसे? मैंने खुद बोला था, मैं खुद उसके विरुद्ध हूँ। किसी एक व्यक्ति को हम सामर्थ्य क्यों दे? व्यक्ति नहीं चाहिए हमें सिस्टम चाहिए, ऐसा सिस्टम जो हमारी आवाज को ऊपर तक पहुंचा सके। उसके लिए सामर्थ्यवान व्यक्ति चाहिए, नहीं है तो बनाओ। अगर लीडर नहीं है हमारे संगठन में तो लीडर बनाओ पहले। अगर हमारे पास में जिले में अध्यक्ष नहीं तो पहले अध्यक्ष व्यक्ति को बनाओ, उसको बताओ, टेक्निकल चीजें सिखाओ पहले। लेकिन कौन से होगा भाई? मैं भी एक अकेला इंसान, 24 घंटे मुझे मेरा परिवार का काम भी देखना, उसके साथ में आप लोगों के साथ में कम्युनिकेट भी करना, हर चीज मैं नहीं कर सकता हूँ। मैं अगर 2 लोगों को तैयार कर रहा हूँ तो उन 2 लोगों की जिम्मेदारी है वो 4 को तैयार करें, उन 4 की जिम्मेदारी 8 को तैयार करें। आपने देख लिया ना कि कार्यक्रम कैसे व्यवस्थित होता है, कैसे मैसेज करना है। और आज जो ये अपने बीच में अपने अपर संचालक और जो संचालक मंडल से सारे जो अधिकारी लोग आए ना, ये भी केवल अपने संगठन का पावर है जिसकी वजह से वो यहाँ उपलब्ध हो पाए। और इसीलिए अपन ये चाह रहे हैं कि जब तक अगर ये अपने संगठन का नहीं आयोजन होता है, नहीं अपन इसको रजिस्टर्ड कराते हैं, तो आज जिस तरीके से अपन लोग सारे तरीकों से जो परेशानी है वो परेशानियां अपनी एज इट इज बनी रहेगी। अगर इसको सॉल्व करना है, और आज केवल और केवल अब जो अपन यहाँ उपलब्ध हुए और अपना जो संगठन है इसकी वजह से सभी लोग यहाँ उपलब्ध हुए। तो समिति जो प्रदेश लेवल पे अपन लोग जो क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो सबसे पहले हमको ये सुनिश्चित करना होगा कि हमारा जो अध्यक्ष है सबसे पहले एक ओपन माइंडेड आदमी होना चाहिए, बोलने में प्रखर, जिसको बहुत अच्छा वक्ता होना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रदेश देख रहा है, ना ही जिला ना ही संभाग। पहला सुझाव मेरा ये। दूसरा सुझाव मेरा ये है कि प्रदेश लेवल की समिति में 3 सदस्य ना होकर के सभी संभागों में से एक एक व्यक्ति को उठाया जाए और उनको एक एक पदाधिकारी दिया जाए, क्योंकि संभाग लेवल पर जो व्यक्ति क्रिएट होगा या जो आएगा
वो अपने संभाग के समस्त जिलों का प्रतिनिधित्व वो संभागीय स्तर पर वो करेगा। क्या आप लोग समर्थित हैं इस चीज से? दूसरी चीज इसमें ये है कि जो जिला स्तर पे भी इस समिति का जो है गठन किया जाए और जिले की वोटिंग के अनुसार वहाँ पे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है सचिव वगैरह वहाँ निकाल लिए जाए। लेकिन मोस्टली जो प्रदेश स्तर की समिति है उसमें सभी संभाग के 11 लोगों को स्थान दिया जाए। मेरा ये मतलब निवेदन है आप लोगों से। इकट्ठा करना है, यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना सभी से बोल दीजिए कि सब लोग अपनी जिम्मेदारी लेके सारे लोगों से इकट्ठा करना अपनी सभी लोगों की जिम्मेदारी रहेगी। माला पहना है माला पहना है अरे भाई माला पहना भाई अरे ठीक है बाहर ले चलो बाहर ले दो चलो अब तो स्वागत करो भैया चुनाव मनाओ लड़ाओगे देते जाओ स्वागत करते जाओ लो आओ बहुत बहुत बधाई भाई को करो साथ में नहीं है हमारे वो अगर नहीं हो तो हम कैंसिल कर देंगे भैया। एक भी का नहीं हुआ हमारा नेता कैसा है। बैठ जाओ सभी लोग ये बात गुड नहीं अध्यक्ष के ऊपर सुपर अध्यक्ष हृदय में उठते हुए उस भाव की अगर सम्मान करते हुए, अभी ये माला तो मैंने पहन ली है लेकिन मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ, अभी मैं अध्यक्ष पद के लिए व्यक्तिगत रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से किसी भी तरीके से मैं अभी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपके दिए गए फूलों की माला का सम्मान करता हूँ। अगर पूरे मध्य प्रदेश से अगर कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष बनना चाहता है वो अपनी काबिलियत के अनुसार अपना नाम हम लोगों के पास भेजे, सबसे पहले मुझे भेजे, सुभाष भाई को भेजे, अपन उसमें मंथन करेंगे। देखो मेरी बात सुनो, हमारा काम संगठित करना है, ठीक है ना। अगर अपन सब चीजें सब लोग मिलके जब तक वाकई में किसी चीज पे सहमत अगर नहीं है और कहीं पे भी बिखलाव है तो मुझे बिखलाव बिल्कुल नहीं करना। यहाँ बहुत लोग बैठे हैं, हो सकता है इस कार्यक्रम से पहले कभी किसी से मेरा किसी भी बात को लेकर मान के चलो मन मुटाव भी होगा ना, मैं खुद फोन लगाता हूँ इंसान को पलट के, मेरा ऐसा स्वभाव है। मैं किसी को दुखी किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति का उसका कोई ओपिनियन अगर रहेगा ना, मुझे उसके अगेंस्ट जाने में पता नहीं क्यों अंदर से मतलब कुछ होता है, मतलब उससे नहीं होता। कोई भी अगर व्यक्ति है स्वेच्छा से इस पद को ग्रहण करना चाहता है तो मेरा सबसे पहले पूरे मध्य प्रदेश में कोई समर्थक नहीं कर लेकिन मैं कभी उस व्यक्ति का समर्थन, लेकिन अपने को योग्य भी व्यक्ति चाहिए। और दूसरी चीज ये एक व्यवस्था है, अध्यक्ष बनाने के बाद में कुछ नहीं होगा, मुझे पता है, मैं उसके बारे में पूरी डिटेल में बता चुका हूँ सुभाष भाई। अभी समय नहीं क्योंकि सब लोगों को बाहर निकलना है, मैं बताऊंगा। ये एक व्यवस्था है, अभी इसको अपने को बहुत अच्छे तरीके से करना है। मैं अभी यह मान लेता हूँ कि आप सबने मिलकर मुझे जिम्मेदारी दी है, कुछ प्रदेश स्तर की जिम्मेदारी दी है, उसको निभाने का अपना पूरा प्रयास करूंगा। बाकी अभी हमें पूरे जिले की टीम गठन करना है। हमारे बचे हुए जिले हमारे साथी छूटे हैं, उनकी चिंता करनी है। वो 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22 जो भी जिले हैं, जितने भी गिनती में कम है, वो हमसे अभी दूर है, उनको हमें वापस अपने में समाहित करना है। आप में से अगर देखो मुझे अगर दोगे ना जिम्मेदारी तो मैं दिन रात काम कर पाऊंगा और खुद भी करूंगा, इसलिए सोच लेना मुझे अध्यक्ष बना होगा। मैं रोज शाम को बैठाऊंगा मोबाइल लेकर मैसेज डालूंगा, वो फिर एक इवेंट बजाऊंगा मैसेज पे, वो जो काम नहीं करेगा वो उससे उड़ा भी दूंगा, बोला मत मान ना कर भाई, पहले बता। या तो जिम्मेदारी लेना नहीं, मेरे साथ चलना है तो स्पीड से चलना पड़ेगा।
समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? भाई या तो मुझे मत बनाओ, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं काम करने वाला आदमी हूँ, मुझे मत बनाओ। किसी ऐसे को बना लो जो जिसको आप टेकल कर सको, और मुझे टेकल करना है ना मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। यहाँ भोपाल में पूछ लो, गाड़ी चलाने से लेके गोडाउन जाने से लेके अधिकारियों से मिलने के, सब लोग छुट्टी मनाते हैं गाड़ी खाली करके, मतलब अपना आवंटन खत्म करने के बाद। मैं अगले दिन कलेक्ट्रेट में पहुंच जाता हूँ, पेमेंट कब आएगा बताओ, क्यों नहीं आया? बोले बजट नहीं आया, कहाँ से आएगा? बोले वहाँ से आएगा, वहाँ पकड़ लिया। अब मैं जाते ही नहीं हूँ, वहीं सबसे पहले गाड़ी खड़ी करके वहाँ जाता हूँ, बजट कहाँ है मेरा? जिले वाला बोल रहा बजट नहीं आया, पेमेंट कहाँ से दूंगा? बोले मैं वो जानकारी मैंने लेना सीख लिया, वो लेते लेते फिर आपको भी देना सीख लिया, आपको भी देता हूँ। मैं कोई सीख के नहीं आया कोई भी चीज़। ये मुख्यमंत्री अन्नदूत योजना, ये गाड़ी, ये परिवहन का काम, ये ड्राइवर, ये मेरा बिल्कुल भी वो नहीं था, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है इसमें। लेकिन बस जीवन में एक चीज़ सीखा है, जो काम करूँगा दिल से करूँगा। मैंने परिवहन का काम भी करता हूँ, दिल से करता हूँ। भोपाल में अगर नंबर 1 पे नहीं देता हूँ ना, तो टॉप 5 में तो देते देता हूँ, अलॉटमेंट उठाने से लेकर हर चीज़ में। वो बाकी चीज़ों में तो नंबर 1 है। ये लोग सब टेंशन फ्री है मेरे वजह से, उन्हें पता है, सब देख लेगा, सब निपटा देगा, कौन सा गोडाउन खुलवाना है, कहाँ से करवाना है। तो बात की गंभीरता को ये समझ लेना, अपने को अगर काम करना है, वाकई में संगठन बनाना है, तो हर यहाँ पे बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति को सीरियस होना पड़ेगा। अपने को उन जिलों को ढूंढ के निकाल के लाना पड़ेगा जो अपन से दूर है, पहले उनको लेके आओ, उनको जोड़ो, वहाँ के अध्यक्ष नियुक्त करो, संभागीय स्तर के प्रतिनिधि नियुक्त करो, उसके बाद में अध्यक्ष का चयन करना। जब तक मैं ये जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हूँ, कोई समस्या नहीं। ठीक है ना? हमको सबसे पहले जिले के प्रतिनिधि बनाना है, संभागीय प्रतिनिधि बनाना है, उसके बाद में उस समिति की बैठक होगी, उस बैठक में अगर कोई निर्णय लिया जाएगा, उस पर अगर मेरा नाम होगा तो मैं मानूंगा कि मैं अध्यक्ष हूं। अन्यथा सब जिम्मेदारी ले रहा हूं अभी तब तक जब तक कि हमें कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिलता। ठीक है? आपका भी सम्मान किया, आप मेरी बातों का सम्मान किया। आपका काम है, गठित करोगे सब जिले से। नहीं, लेकिन वो जो 20-25 जो भी जिले बचे हैं अभी